हेलो एवरीवन। तो आज हम क्या करते हैं, अपने एसएचएम वाले ही पार्ट को आगे एक्सटेंड करते हैं और आज के लेक्चर में हम बात करेंगे एंगुलर एसएचएम के बारे में, या ऐसे कहें एंगुलर एसएचएम का एग्जांपल होता है सिंपल पेंडुलम। तो बेसिकली आज का हमारा पूरा का पूरा जो लेक्चर है वो किस पे बेस्ड रहने वाला है, सिंपल पेंडुलम पे बेस्ड रहने वाला है। तो देखो अब तक हम क्या कह रहे थे कि अगर कोई पार्टिकल एसएचएम एग्जीक्यूट कर रहा है, अगर कोई पार्टिकल एसएचएम एग्जीक्यूट कर रहा है या सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है तो वैसे लाइन पे कर रहा था। कैसे कर रहा था बोलो, लाइन पे कर रहा था। अब एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे देखो अगर मैं कहता हूं कि ये जो बॉल है, ठीक है, इस बॉल को मैंने रस्सी से बांध दिया, इसको डिस्प्लेस करके मैंने रिलीज किया। अब देखो इसका अगर मैं मोशन देखता हूं तो मैं कहूंगा इसकी जो लाइन है ना, इस लाइन का यहां से एंगल लगातार बदल रहा है। क्या हो रहा है, एंगल लगातार बदल रहा है। तो यहां पर जब ऑब्जेक्ट क्या कर रहा होगा, घूम रहा होगा, रोटेट कर रहा होगा, तो वहां पर जो वेरिएशन आएगा वो थीटा के साथ आएगा। यानी अब वेरिएशन अक्स की बजाय थीटा के साथ, एंगल के साथ बने तो हमारा जो एसएचएम है वो कैसा बन जाता है, एंगुलर एसएचएम। कैसा बन जाता है, एंगुलर एसएचएम। अब सिंपल सा तरीका है, देखो जब हम लीनियर एसएचएम की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं बोलो, लीनियर एसएचएम की बात करते हैं। तो लीनियर एसएचएम के अंदर हम कहते हैं कि हमारी कंडीशन होती है रिस्टोरिंग फोर्स की F प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स, या फोर्स की जगह ले लेता है कौन, टॉर्क, और एक्स की जगह ले लेता है थीटा। तो कंडीशन बन जाती है टो प्रोपोर्शनल टू माइनस थीटा। और जो फोर्स कांस्टेंट था उसको के से रिप्लेस करके किससे लिख देते हैं, सी से। तो हम कहते हैं एंगुलर एसएचएम के लिए कंडीशन आपकी बनती है क्या, टो प्रोपोर्शनल टू माइनस थीटा। यानी जो ए प्रोपोर्शनल टू एक्स था, माइनस एक्स था, वो आपके पास क्या आ गया है, टो प्रोपोर्शनल टू माइनस का थीटा कंडीशन में बदल गया है। अब लीनियर एसएचएम की डिफरेंशियल इक्वेशन d2x अपॉन dt स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इक्वल टू 0, और a होता था आपका माइनस का ओमेगा स्क्वायर एक्स। यानी हम क्या कहते थे, देखो यहां पे आपका a बनता था माइनस का ओमेगा स्क्वायर एक्स, और डिफरेंशियल इक्वेशन d2x अपॉन dt स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इक्वल टू 0 प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इक्वल टू 0। यहां पे देखो ये कन्वर्ट होगी, और ये कन्वर्ट होगी तो यहां से एक की जगह ले लेगा अल्फा। कौन ले लेगा, अल्फा। तो ये बन जाएगा आपका अल्फा इज इक्वल टू माइनस का ओमेगा स्क्वायर थीटा। एक्स की जगह ले लेगा थीटा, और यहां भी इस इक्वेशन में एक्स की जगह कौन ले लेगा, थीटा ले लेगा, और एक्स की जगह थीटा ले लेगा। तो ये आपके पास इक्वेशन बन जाएगी d2 थीटा अपॉन dt स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर थीटा इक्वल टू 0। ये डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगी किसकी, एंगुलर एसएचएम की। किसकी बन जाएगी बोलो, एंगुलर एसएचएम की बन जाएगी। सेम वैसे देखो अब इसका जो सॉल्यूशन बनता था वो बनता था आपका x इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, जब t इक्वल टू 0 पर पार्टिकल कहां पे हो, मेन पोजीशन पे। अदरवाइज क्या कहेंगे, जनरल सॉल्यूशन बनता था आपका x, जनरल सॉल्यूशन था आपका ये था आपके पास x इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, ये होता था। सेम वैसे ही यहां पर जो जनरल सॉल्यूशन है ये आपका बन जाएगा थीटा इक्वल टू थीटा नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। यानी जो काम अक्स में हो रहा था वो काम अब किस में होगा, थीटा में होगा। टी था आपका t इक्वल टू 2 पाई इंटू 100 ऑफ m बाई के, यहां बदल गया आपका t इक्वल टू 2 पाई, m की जगह मास की जगह मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मास की जगह मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा i अपॉन सी। इनवर्स कर दोगे तो क्या आ जाएगी आपके पास फ्रीक्वेंसी। कुल मिला के देखो बात ये है, x की जगह थीटा आ गया, x की जगह थीटा आ गया, f की जगह टॉर्क आ गया, a की जगह अल्फा आ गया, और जो k था उसको हमने रिप्लेस कर दिया किससे, यहां पर c से, और मास की जगह ले लेगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जैसा हम रोटेशन में करते हैं। तो ये आपका वेरिएशन हो जाएगा। अब यहां पे इसका जो एग्जाम्पल है, इसका एग्जाम्पल क्या है, सिंपल पेंडुलम। एंगुलर ऑसिलेशन का एग्जाम्पल क्या है, सिंपल पेंडुलम है। इसकी थोड़ा सा बात करते हैं। तो देखो सिंपल पेंडुलम है क्या, कि अगर हम एक मासलेस स्ट्रिंग ले, ध्यान रखना कैसी स्ट्रिंग है, मासलेस। इफ ए
point mass is suspended, if a point mass is suspended by a weightless, inextensible and perfectly flexible string, यानी स्ट्रिंग क्या है, मासलेस है, ठीक है, और इनएक्सटेंसिबल है, फ्लेक्सिबल है, इससे क्या करते हैं, हेवी पॉइंट मास को रिजिड सपोर्ट से कनेक्ट करते हैं, देन दिस अरेंजमेंट इज कॉल्ड ए सिंपल पेंडुलम। यानी मैं कह रहा हूं कि एक मैंने स्ट्रिंग ली, स्ट्रिंग क्या है, मासलेस, यहां रिजिड सपोर्ट है, यहां से इस रस्सी को फिक्स कर दिया, दूसरे एंड पे एक पॉइंट मास कनेक्ट किया, क्या कनेक्ट किया, दूसरे एंड पे एक पॉइंट मास हमने कनेक्ट किया, हेवी पॉइंट मास है, और इसको क्या कर दिया, यहां से डिस्प्लेस करके रिलीज कर दिया। तो मोशन कुछ इस तरीके का बनेगा कि यहां पर इसको डिस्प्लेस करके रिलीज करेंगे तो ये कुछ इस तरीके का आपको मोशन नजर आएगा। तो हमने कहा ये जो मोशन है अब सिंपल पेंडुलम का, इस पूरे अरेंजमेंट का नाम क्या है, सिंपल पेंडुलम। तो हम कहेंगे ये सिंपल पेंडुलम का मोशन है, ये ऑसिलेटरी है, एसएचएम है या नहीं है, इसके बारे में थोड़ा बात करते हैं, ठीक है। हम कहेंगे यहां पे कि ये हमारा हो गया क्या, रिजिड सपोर्ट, फिक्स पॉइंट हो गया। इस पॉइंट के अबाउट में बात करता हूं, देखो पहले फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। तो किसी थीटा पे, जब किसी थीटा पे, जनरल थीटा पे, तो पार्टिकल पे नीचे क्या लग रहा है, एमजी, क्या लग रहा है, बोलो, एमजी लग रहा है। मैंने कहा ये एमजी है, ये यहां पर आपका थीटा है, तो देखो ये और ये दोनों लाइन पैरेलल है, ये लाइन और ये दोनों लाइन क्या आपकी पैरेलल, तो ये आपका थीटा है, तो बोलो ये भी क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। तो mg का ये वाला कंपोनेंट है, ये तो हो गया आपका mg cos थीटा, और ये टेंजेंशियल वाला कंपोनेंट हो जाएगा mg sin थीटा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, mg sin थीटा। अब हम कहते हैं कि यहां फोर्स की बजाय बात करते हैं टॉर्क के, किसकी बात करते हैं, बोलो, टॉर्क के। तो इसको ऐसे समझो, पॉइंट ओके अबाउट, पॉइंट है ओके अबाउट, अगर मैं देखूं यहां पे, तो यहां पे एक तो टेंशन लग रहा है और एक एमजी लग रहा है, क्या लग रहा है, एक तो टेंशन लग रहा है और एक एमजी, तो टेंशन का तो टॉर्क हो गया जीरो, क्या हो गया, जीरो। इस एमजी cos थीटा इसी से पास आउट हो गया, क्योंकि देखो टेंशन का टॉर्क जीरो क्यों हो गया, क्योंकि टेंशन है वो हर इंस्टेंट पे, देखो यहां पे ये आपका सिंपल पेंडुलम है, आपका ऑब्जेक्ट कहीं भी है, टेंशन रहेगा आपके इसी पॉइंट की ओर, फिक्स्ड पॉइंट की ओर, तो आपकी रस्सी कहीं भी रहे, पार्टिकल कहीं भी रहे, टेंशन का हर टाइम टॉर्क कितना बनेगा, बोलो, जीरो बनेगा, क्या बनेगा, जीरो। तो मैं कहूंगा टेंशन का टॉर्क जीरो है। अब यहां पे mg cos थीटा, ये तो इसी के अलोंग है, मैंने क्या कहा, ये आपका r परपेंडिकुलर क्या बन गया, यहां से l, r परपेंडिकुलर क्या बन गया, l, और f आ गया यहां से आपके पास mg sin थीटा, यानी mg sin थीटा और ये l, ठीक है। इसकी हेल्प से हम टॉर्क कैलकुलेट करेंगे, तो हम कहेंगे यहां से आपका L इंटू फोर्स का परपेंडिकुलर कंपोनेंट यहां से mg sin थीटा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो टॉर्क मिलेगा, क्या मिलेगा, बोलो, टॉर्क मिलेगा। और ये इसको वापस उस तरफ ले जा रहा है, इसको क्या कर रहा है, वापस उसी तरफ ले जा रहा है इसको, यानी कि अपनी इस मेन पोजीशन के अबाउट ले जा रहा है इसको। तो हम कहेंगे देखो, जब ये इस साइड है, जब ये पार्टिकल आपका इस साइड है, तब तो क्या है, ये आपका mg sin थीटा इधर लग रहा है, जैसे ये इधर जाएगा, जैसे ये इधर जाएगा, तो तुम देखोगे ये थीटा आपका, तो ये mg sin थीटा आपका ये इस डायरेक्शन में आ जाएगा, यानी ये mg sin थीटा इधर आ गया, यानी mg sin थीटा का जो टॉर्क होगा वो क्या कर रहा है, बार बार इसको मेन पोजीशन की ओर ला रहा है, बार बार क्या कर रहा है, इसको, इसे मेन पोजीशन की ओर लेकर आ रहा है, क्योंकि इस मेन पोजीशन के अबाउट देखो, मेन पोजीशन का मतलब वहां एफ नेट जीरो था, यहां क्या बोलेंगे, नेट टॉर्क जीरो। तो मैंने कहा यहां पर ये mg sin थीटा का टॉर्क एक रिस्टोरिंग टॉर्क बन गया, क्या बन गया, एक रिस्टोरिंग टॉर्क बन गया। और ये रिस्टोरिंग टॉर्क बन गया तो एसएचएम के अंदर अपन ऑसिलेशन के अंदर क्या करते हैं, रिस्टोरिंग को माइनस के साथ लेके चलते हैं। तो हमने कहा यहां से ये बना आपके पास L इंटू mg sin थीटा, क्या बना, L इंटू mg sin थीटा। तो आप कहोगे सर देखो ये आपका रिस्टोरिंग टॉर्क बना है माइनस का mg sin थीटा इंटू L। और एसएचएम के लिए कंडीशन होती है टॉप प्रोपोर्शनल टू माइनस थीटा। इसका मतलब अगर मैं यहां पे, अगर मैं इस इक्वेशन में कहूं कि अगर थीटा तुम्हारा स्मॉल है, थीटा तुम्हारा स्मॉल है, तो साइन थीटा को रिप्लेस कर देंगे थीटा से, साइन थीटा को किससे रिप्लेस कर देंगे, थीटा से।
तो साइन थीटा को थीटा से रिप्लेस करेंगे तो टॉर्क अबाउट पॉइंट ओ क्या हो जाएगा आपका माइनस का mg L इंटू थीटा, और यहां से कंडीशन बनेगी आपके पास टो प्रोपोर्शनल टू माइनस थीटा। यानी कि हमारे जो सिंपल पेंडुलम है उसका जो मोशन है, ये टू एंड फ्रो मोशन जो लगातार हो रहा है, इसके अंदर रिस्टोरिंग टॉर्क का जनरल एंगल के लिए टो प्रोपोर्शनल टू डायरेक्ट माइनस थीटा नहीं बनता है। ये तब बनता है जब आप थीटा को स्मॉल रखते हो। तो यहां से हमारे पास एक कंक्लूजन आता है कि यहां पे जो आपका सिंपल पेंडुलम है, ये सिंपल पेंडुलम का जो जनरल मोशन है वो जनरल मोशन ऑसिलेटरी मोशन होता है। कौन सा मोशन होता है बोलो? ऑसिलेटरी। यानी सिंपल पेंडुलम का नॉर्मल जो मोशन होता है किसी भी एंगल के लिए, उसका नाम होता है ऑसिलेटरी मोशन। बट it will be SHM only when its angular displacement is very small। but थीटा आपका अगर बहुत कम है, थीटा अगर आपका बहुत कम है, तो उस कंडीशन के अंदर आप बोल दोगे कि ये क्या हो जाएगा? SHM हो जाएगा। तो फाइनल कंक्लूजन ये है देखो कि जो सिंपल पेंडुलम है, इस सिंपल पेंडुलम को ऑसिलेट करवाते हैं, ऑसिलेट होता है यहां पे, तो यहां इसके अबाउट देखो हम क्या कहते हैं, इस मेन पोजीशन के अबाउट, इस जगह पर देखो आपके पास ऊपर टेंशन है और नीचे क्या लग रहा है यहाँ पे mg। तो ये आपका पॉइंट ऑफ सस्पेंशन है, तो ये दोनों के दोनों फोर्स यहां इसी पॉइंट से गुजर जाते हैं, तो दोनों का टॉर्क इस पॉइंट पे मेन पोजीशन पे या ऐसे कहें, जब ये यहां पे होता है तो दोनों mg और टॉर्क, ये mg और टेंशन दोनों का टॉर्क इस पॉइंट के अबाउट कितना आ जाता है? 0 आ जाता है। और जहां नेट टॉर्क 0 होगा वो बन जाएगा आपका मीन पोजीशन बन जाएगा। दूसरी चीज ये ध्यान रखनी है, जब ये ऑसिलेट होता है तो mg sin थीटा का जो टॉर्क है वो आपको क्या करवाता है? इसको रिस्टोर करवाता है। तो इसका जो टॉर्क है उसका पैटर्न ऐसा बनता है, और उसको देख के हमें आइडिया आता है कि ये जो मोशन है ये आपका ऑसिलेटरी मोशन है, जनरल मोशन, ना कि SHM। लेकिन अगर आप इसमें थीटा के लिए कंडीशन लगा दो कि थीटा बहुत स्मॉल है, तो फिर आपका ये मोशन कैसा बन जाता है? SHM बन जाता है। तो ये पॉइंट आपको यहां से इसका ध्यान रखना है। अब हम बात करेंगे आगे कि अगर ये सिंपल पेंडुलम SHM कर रहा है तो इस SHM का टाइम पीरियड कितना है? इस SHM का टाइम पीरियड कितना है? इस टाइम पीरियड की कैलकुलेशन करते हैं। तो देखो ये हमने कहा कि ये पार्टिकल है और ये पार्टिकल हमारी स्ट्रिंग से कनेक्टेड है। अब अगर हमें यहां पे इस सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड कैलकुलेट करना है, इस सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड कैलकुलेट करना है कि अगर ये स्मॉल थीटा के लिए जब SHM कर रहा है तो इसका टाइम पीरियड कितना आएगा, तो हमें रिस्टोरिंग टॉर्क कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो मैंने कहा यहां से देखो, अगर हम यहां पे रिस्टोरिंग टॉर्क कैलकुलेट करें तो ये रिस्टोरिंग टॉर्क अपने पास कितना बना है बोलो? तो हम कहेंगे देखो सर इस पॉइंट के अबाउट, इस पॉइंट ऑफ सस्पेंशन के अबाउट हम क्या कहते हैं? टेंशन का टॉर्क 0 बन जाता है। क्या बन जाता है? टेंशन का टॉर्क 0 बन जाता है। और ये हमारा mg sin थीटा है, इसका टॉर्क बचता है, तो हमने कहा mg sin थीटा का टॉर्क रिस्टोरिंग टॉर्क है यहाँ पे, तो हम माइनस लगा देते हैं। और यहां से परपेंडिकुलर जो डिस्टेंस है ये यहां से यहां तक, अब देखो ये पार्टिकल ही है, अगर कोई ऑब्जेक्ट होता तो हम क्या कहते हैं कि जो हमारा mg है हमें उसको कहां अप्लाई करना होता है? बॉडी के सेंटर ऑफ मास पे। कहां अप्लाई करना होता है? बॉडी के सेंटर ऑफ मास पे अप्लाई करना होता है। अब यहाँ पे पार्टिकल है, अगर पार्टिकल है तो पार्टिकल के लिए तो रस्सी की लेंथ ही यहां पर ये डिस्टेंस बन जाएगी। लेकिन अगर ये पार्टिकल ना हो के ऑब्जेक्ट होता तो हमारा फोर्स लगता है सेंटर ऑफ मास पे, तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस आ जाएगी। यहां पर हम क्या कर रहे हैं? ये स्ट्रिंग की लेंथ है वो अपने पास बन गई है, तो हमने कहा यहां से देखो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी आपकी L, कितना होगी यहां से? परपेंडिकुलर डिस्टेंस L इंटू फोर्स है आपका mg इंटू साइन थीटा। ये रिस्टोरिंग टॉर्क बना, तो हमने कहा यहां से ये आपके पास वैल्यू बनी टो इक्वल टू माइनस mg L इंटू साइन थीटा। अब हम क्या कह रहे हैं यहाँ पे? हमने क्या कहा कि SHM तभी होगा जब आपका थीटा स्मॉल होगा, तो इस इक्वेशन के अंदर हम क्या कहेंगे? थीटा को स्मॉल रखेंगे। जब आपका थीटा स्मॉल है तो हम कहते हैं कि साइन थीटा को
आप क्या कर सकते हो, रिप्लेस कर सकते हो किससे, थीटा से। तो देखो यहां से ये आपके पास टॉर्क निकल के आता है टो इक्वल टू माइनस का mgl इंटू साइन थीटा की जगह हमने क्या लिख दिया, थीटा लिख दिया। अब देखो यहां से ये जो टो है, इस टो को मैं क्या लिख सकता हूं, I इंटू एल्फा। टॉर्क को क्या लिखा जा सकता है बोलो, I इंटू एल्फा। तो I इंटू एल्फा इज इक्वल टू माइनस का mgl इंटू थीटा। अब ये जो अल्फा है ये तो आपका एंगुलर एक्सेलरेशन हो गया। I क्या हो गया, इस पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। क्या हो गया, पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया। तो अगर मैं कहता हूं यहां पे कि ये हमारा पार्टिकल, इस पार्टिकल का इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इस पार्टिकल का इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया में लिखता हूं, तो मैं कहूंगा ये पार्टिकल का एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr², और ये लेंथ कितना है l। तो इस I को हम क्या रख देंगे बोलो, तो I को रख देंगे हम यहां से m इंटू r, r की जगह ये l बन गया, तो ml स्क्वायर इंटू एल्फा इज इक्वल टू माइनस का mgl इंटू थीटा। अब देखो m से m तुम्हारा कैंसिल आउट, एक l से एक l कैंसिल आउट, तो आपके पास बचता है ये अल्फा इक्वल टू, यहां से ये आपके पास यहां बना g, और ये एक l इधर आ जाएगा, और साथ में कितना बना, थीटा। ये इक्वेशन बनी। अब इसको कंपेयर करें, जैसे लीनियर में होता है a इक्वल टू माइनस का ओमेगा स्क्वायर x, वैसे यहां पर हम क्या कहेंगे, ये आपके पास अल्फा होता है माइनस का ओमेगा स्क्वायर इंटू थीटा। तो कंपेयर करने पर आपके पास ये बनती है एंगुलर फ्रीक्वेंसी। क्या बनती है बोलो, ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी बनती है। तो दोनों को कंपेयर करेंगे तो आपके पास ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू बनता है g बाई एल। क्या बनता है, g बाई एल बनता है, और ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू g बाई एल बनता है, तो आपका ओमेगा बन जाता है अंडर रूट g बाई एल। क्या बन जाता है, यहां से अंडर रूट g बाई एल वैल्यू आ जाती है। अब ओमेगा आ गया, तो बताओ टाइम पीरियड कितना हो जाएगा, तो टाइम पीरियड t इज इक्वल टू 2 पाई बाई ओमेगा, t इज इक्वल टू 2 पाई बाई ओमेगा। तो हमने कहा यहां से t इज इक्वल टू 2 पाई बाई ओमेगा करोगे तो आपके पास 2 पाई इंटू अंडर रूट ऑफ, इसको उल्टा करोगे तो बन जाएगा L बाई जी। क्या बन जाएगा, L बाई जी। यानी यहां पर ये आपके पास टाइम पीरियड आ गया, और टाइम पीरियड का इनवर्स होती है फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी बन जाती है यहां से 1/2 पाई इंटू अंडर रूट ऑफ जी बाई एल। तो इस टाइम पीरियड का इनवर्स फ्रीक्वेंसी बन जाती है, और आपके पास यहां पे इस सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी इस तरीके से आ जाता है। तो फाइनली यहां से हमारे काम की बात क्या है, तो डेरिवेशन पार्ट हुआ। हमारे काम की बात बच्चों ये है कि अगर एक सिंपल पेंडुलम है, उसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अगर स्मॉल है, उसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट स्मॉल है, तो वो क्या करेगा, सिंपल हार्मोनिक मोशन एग्जीक्यूट कर रहा होगा, और उस सिंपल हार्मोनिक मोशन का जो टाइम पीरियड है वो हमारा कितना होता है, t इक्वल टू 2 पाई इंटू अंडर रूट ऑफ L अपॉन G। ये हमारा क्या हो जाता है, टाइम पीरियड हो जाता है। फ्रीक्वेंसी चाहिए तो इन्वर्स कर देते हैं टाइम पीरियड का। ओमेगा आपका क्या होता है, 2 पाई बाई टी या अंडर रूट जी बाई एल। तो इस तरीके से हमारे पास इसका टाइम पीरियड आ जाता है। अब इसके बाद देखो आगे बढ़े, तो देखो यहां से एक छोटा सा पॉइंट है, एक वर्ड होता है सेकंड पेंडुलम। क्या होता है, सेकंड पेंडुलम। तो अब देखो कई बार दिमाग में नाम आता है कि अगर नाम सेकंड पेंडुलम लिखा हुआ है, इसका मतलब इसका टाइम पीरियड 1 सेकंड होगा, लेकिन तो यहीं पे थोड़ा सा देखो गड़बड़ हो जाती है, गलती हो जाती है। देखो है क्या, सेकंड पेंडुलम का मतलब हो गया कि एक ऐसा पेंडुलम जो हर एक सेकंड के बाद अपनी मेन पोजीशन से गुजरे, हर एक सेकंड के बाद अपनी मेन पोजीशन से गुजरे। ऐसे समझो कि ये हमने एक सेकंड पेंडुलम तैयार किया, ये क्या करता है, हर एक सेकंड के बाद अपनी मेन पोजीशन से गुजरता है। तो देखो पहले यहां से गया, जब ये वापस यहां आया तो इसको यहां से यहां तक आने में कितना टाइम लगा, 1 सेकंड। यहां से यहां तक आने में कितना टाइम लगा, 1 सेकंड का टाइम लगा। फिर ये वापस गया और इसको वापस यहां से यहां तक आने में कितना टाइम लगा, फिर से यहां से यहां तक आने में टाइम लगा 1 सेकंड। तो हमने कहा
कि सिंपल पेंडुलम का जो टाइम पीरियड है वो होता है कंप्लीट साइकिल का टाइम। तो हमने कहा यहां से देखो पहले जाएगा, फिर यहां जाएगा और फिर वापस आएगा। तो अगर 1 सेकंड ये टाइम है और 1 सेकंड ये टाइम है, तो एक कंप्लीट साइकिल का जो टाइम है, एक कंप्लीट साइकिल का जो टाइम है वो टाइम बनता है आपका 2 सेकंड। कितना बनता है बोलो? 2 सेकंड का टाइम बनता है। तो अगर हम एक ऐसा पेंडुलम तैयार करें जो हर एक सेकंड के बाद अपनी मेन पोजीशन से गुजरे, तो उस पेंडुलम का टाइम पीरियड होता है 2 सेकंड। और ऐसे पेंडुलम का नाम क्या होता है? सेकंड पेंडुलम। तो क्या कहोगे? यहां सेकंड पेंडुलम में सेकंड बता रहा है कि हर एक सेकंड के बाद ये मीन पोजीशन से गुजर रहा है और इसका टाइम पीरियड 2 सेकंड है। अब अगर मान लो हम चाहते हैं कि एक ऐसा पेंडुलम हम बनाएं, एक ऐसा पेंडुलम बनाएं, तो यहां पर इसकी लेंथ की कितना रिक्वायरमेंट रहेगी, इसकी लेंथ की कितना रिक्वायरमेंट रहेगी। तो ये इक्वेशन भी देखा है बेसिकली एनसीईआरटी में कि व्हाट इज द लेंथ ऑफ ए सिंपल पेंडुलम विच टिक्स सेकंड्स, यानी हर एक सेकंड के बाद टिक करता है। तो हमने कहा यहाँ पे सिंपल पेंडुलम का अपना जो टाइम पीरियड होता है वो कितना होता है? T इक्वल टू 2 पाई इंटू अंडर ऑफ L बाई जी, ये अपना टाइम पीरियड होता है। इसका स्क्वायर करोगे यहां से, तो स्क्वायर करने पर ये आपके पास हो जाएगा टी स्क्वायर। क्या हो जाएगा? टी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर इंटू एल अपॉन जी, ये बना। तो हमने कहा एल चाहिए तो इसको उधर भेज दो, तो ये जी टी स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर क्या बन जाएगा? एल इक्वल टू आपका यहां से जी टी स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर, ये आपके पास लेंथ आ जाएगी। अब हम चाहते हैं कि ऐसा पेंडुलम बनाया जाए जिसका टाइम पीरियड 2 सेकंड है। तो हमने कहा अगर हम वो पेंडुलम अर्थ के लिए बना रहे हैं, अर्थ पे हमारा टाइम पीरियड कितना रहे? 2 सेकंड रहे, तो हम बोलेंगे T की वैल्यू 2 सेकंड रख दो और G की वैल्यू अर्थ के लिए कितना पुट कर दो? 9.8 पुट कर दो। तो 9.8 पुट करने के बाद यहां से ये अप्रोक्सीमेटली देखो पाई स्क्वायर है, ये भी आपका लगभग 9.8 होता है। कितना होता है? 9.8 होता है। तो पाई स्क्वायर से पाई स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा और यहां से 2 का स्क्वायर करोगे तो 4 और ये 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा। यानी कि आपको जो लेंथ लेने की जरूरत पड़ेगी वो लेंथ कितना लेने की जरूरत पड़ेगी? 1 मीटर। कितना लेने की जरूरत पड़ेगी? 1 मीटर लेंथ की जरूरत पड़ेगी। यानी कि आपको क्या करना है? एक पार्टिकल को कनेक्ट करना है एक स्ट्रिंग के साथ और इस स्ट्रिंग की लेंथ कितना रहे? 1 मीटर। तो आप इसको अगर ऑसिलेट करवाओगे तो स्मॉल ऑसिलेशन का जो इसका टाइम पीरियड आएगा वो कितना रहेगा? 1 सेकेंड रहेगा। कितना रहेगा? 1 सेकेंड। कई बार देखो इसको ऐसे भी पूछ लिया जाता है कि अगर ये सेकेंड पेंडुलम हमें मून पे बनाना होता, कहां बनाना होता? मून पे। तो आपको ये बात का ध्यान रखना है कि मून पे जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होता है, मून के ऊपर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होता है वो अर्थ के ग्रेविटी के जी का होता है 1/6 टाइम। कितना होता है? 1/6 टाइम होता है। तो मुझे बताओ L प्रोपोर्शनल टू यहां जी है ना, तो इसका मतलब g 1/6 हो गया, तो लेंथ भी कितना होगी? 1/6 हो जाएगी और लेंथ भी 1/6 हो जाएगी। तो इसका मतलब मून पे जो लेंथ की रिक्वायरमेंट आएगी, मून पे जो लेंथ की रिक्वायरमेंट आएगी वो आपके पास बन जाएगी, यहां 6 का डिवाइड करोगे तो 1/6 मीटर बन जाएगी। तो यानी सेकेंड पेंडुलम अगर हमें अर्थ के लिए बनाना है तो हमें 1 मीटर लेंथ का वायर चाहिए या ऐसे की स्ट्रिंग चाहिए, और मून के लिए 1/6 मीटर की स्ट्रिंग की जरूरत पड़ेगी। अब देखो आगे बढ़े इसके बाद, अब देखो हमारे पास ये हमने कहा है कि पार्टिकल को रस्सी से कनेक्ट किया, ऑसिलेट करवाएं, स्मॉल ऑसिलेशन का टाइम पीरियड आ जाएगा आपका T बराबर 2 पाई इंटू अंडर ऑफ L बाई जी। अब कई बार क्वेश्चन पे देखो वेरिएशन क्या रहेगा इसके अंदर, यहां हमारे फॉर्मूले के अंदर अगर हम ये कहें कि तो T इज इक्वल टू 2 पाई इंटू अंडर ऑफ L बाई जी, यानी सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड है, इसमें एक L और एक G है, तो पार्टिकल की जगह ऑब्जेक्ट आ जाएगा, पार्टिकल की जगह ऑब्जेक्ट आ जाएगा, तो फिर जो L आपका ये L इफेक्टिव बन जाएगा। L इफेक्टिव का मतलब हो गया जिस पॉइंट से आपने उसको सस्पेंड किया है, जिस पॉइंट से आपने उसको सस्पेंड किया है वहां से लेके सेंटर ऑफ मास के बीच का सेपरेशन,
यानी कि जिस पॉइंट से सस्पेंड किया है वहां से लेके सेंटर ऑफ मास के बीच का सेपरेशन, ये आपको कंसिडर करना पड़ेगा। और अगर ग्रेविटी के अलावा कुछ और फोर्सेज आ जाएंगे तो उनके इफेक्ट से हमें इस जी को कन्वर्ट करना पड़ेगा जी इफेक्टिव में। किसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा? जी इफेक्टिव में। तो सिंपल पेंडुलम के टाइम पीरियड के अंदर जो वेरिएशन रहेगा वो या तो क्या होगा कि ऑब्जेक्ट होगा, पार्टिकल की जगह उस ऑब्जेक्ट की साइज में कुछ चेंज आ रहा होगा, तो वहां पर आपको रिलेट करना है कि एल की जगह एल इफेक्टिव आ जाता है, और एल इफेक्टिव क्या आ जाता है? पॉइंट ऑफ सस्पेंशन से सेंटर ऑफ मास के बीच का सेपरेशन, ये एल इफेक्टिव बन जाएगा। और फोर्सेज आ गई तो वहां जी की जगह जी इफेक्टिव काम में ले लिया जाएगा। अब देखो जैसे कुछ पॉइंट्स की बात करें, टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम, टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम मास ऑफ बॉब बट इट डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ बॉब, पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। मतलब ये क्या बोल रहा है, हमारे फॉर्मूले में मास नहीं आ रहा, यानी कि हम क्या कह रहे हैं कि जो सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड है वो मास पे तो डिपेंड नहीं कर रहा है, लेकिन क्या कह रहे हैं यहाँ पे कि अगर इसकी साइज है, अगर इस पार्टिकल की जगह ऑब्जेक्ट आ गया तो फिर वो डिपेंड करेगा कि सेंटर ऑफ मास किस जगह है, तो उस डिस्टेंस पे डिपेंड करेगा। कहने का मतलब ये है कि उस टाइम आपको एल की जगह एल इफेक्टिव देखना पड़ेगा। जैसे देखो क्या कह रहे हैं कि टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ लेंथ, टी प्रोपोर्शनल टू रूट एल है। अगर आपका बाकी सेटअप सेम है, जी का इफेक्ट सेम है, तो आप लेंथ को अगर बढ़ाओगे या ऐसे कहीं इफेक्टिव लेंथ बढ़ेगी तो लेंथ के बढ़ने पर आपका टाइम पीरियड भी क्या होगा? बढ़ेगा। लेंथ को घटाओगे तो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा? घट जाएगा, कम हो जाएगा। तो अगर ग्राफ बनाते हो एल के साथ तो टी प्रोपोर्शनल टू रूट एल का, तो यहां से ही आपके पास टी प्रोपोर्शनल टू रूट एल का ग्राफ ये बन जाएगा, और यहां से रूट एल के साथ बनाओगे तो ये y प्रोपोर्शनल टू x हो जाएगा, और किसका ग्राफ बन जाएगा? एक स्ट्रेट लाइन का ग्राफ बन जाएगा। अब देखो यहां से एक पॉइंट और डिस्कस करते हैं, देखो क्या कि when a person sitting on an oscillating swing, oscillating swing का मतलब जैसे झूला होता है ना, झूला, ठीक है। एक आदमी क्या कर रहा है, यहां पे एक झूले पे झूल रहा है, मान लो ये झूले पे से झूल रहा है, ठीक है, ये झूले पे इस तरीके से झूल रहा है, स्विंग कर रहा है, ठीक है। कम्स इन स्टैंडिंग पोजीशन, मतलब पहले बैठे बैठे झूल रहा था, फिर वो खड़ा हो जाता है, ठीक है, स्टैंड अप हो जाता है, कम्स इन स्टैंडिंग पोजीशन, देन सेंटर ऑफ मास रेज अपवर्ड। अब देखो जैसे ही वो क्या होगा, झूले पे अब स्टैंडिंग पोजीशन में आएगा, उसका सेंटर ऑफ मास यहां से कुछ ऊपर चला जाएगा, यानी कि सेंटर ऑफ मास की जो लोकेशन है वो अपवर्ड शिफ्ट हो जाएगी, और सेंटर ऑफ मास की लोकेशन अपवर्ड शिफ्ट होगी तो आपका जो एल इफेक्टिव है इसकी वैल्यू में डिक्रीमेंट आ जाएगा। जो आपका एल इफेक्टिव है इसकी वैल्यू में क्या आ जाएगा? डिक्रीमेंट आ जाएगा। और बताओ एल इफेक्टिव अगर डिक्रीज होगा यहां से आपका यहां से एल इफेक्टिव डिक्रीज होगा तो आपका टाइम पीरियड भी क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन रिलेट हो जाता है कि तो क्या कहते हैं, देन लेंथ डिक्रीज सो टाइम पीरियड डिक्रीज एंड फ्रीक्वेंसी इंक्रीज, मींस स्विंग ऑसिलेट फास्टर, मतलब टाइम पीरियड डिक्रीज हो गया तो अब ऑसिलेशन क्या होंगे? जल्दी जल्दी होंगे, और स्विंग क्या हो जाएगा? फास्ट हो जाएगा, झूला तेज ऑसिलेट करने लग जाएगा। मतलब यह है कि पहले झूले पे बैठा था तो सेंटर ऑफ मास नीचे था, फिर वो खड़ा हो गया तो सेंटर ऑफ मास ऊपर आ गया, तो बेसिकली सस्पेंशन पॉइंट से सेंटर ऑफ मास के बीच का जो सेपरेशन एल इफेक्टिव है, उस एल इफेक्टिव की जो वैल्यू है वो जैसे डिक्रीज हुई वैसे ही क्या हो गया? तुम्हारा टाइम पीरियड डिक्रीज हो गया। टाइम पीरियड डिक्रीज होती फ्रीक्वेंसी क्या हो गई? इंक्रीज हो गई। और टाइम पीरियड कम होने का मतलब तेजी से ऑसिलेट होने लग जाना, तेजी से ऑसिलेट होने लग जाना। इसके बाद देखो आगे कुछ पॉइंट्स की बात करते हैं। देखो आगे क्या है कि अगर हम क्या कर रहे हैं कि when a holospherical bob of simple pendulum is completely filled with water and a small hole is made in the bottom of it, then as water drain। देखो सिचुएशन ये है
कि ये आपके पास सिंपल पेंडुलम में क्या किया, एक सेल को काम में लिया, ठीक है, इसको कंप्लीटली पानी से भर दिया, कंप्लीटली किससे भर दिया, पानी से, और बॉटम पे क्या बना दिया हमने, एक होल बना दिया, ठीक है, इसको हमने ऑसिलेट करवाया। अब बताओ, सेल है, सेल का खुद का सेंटर मास उसके सेंटर पे, और पूरा भरा हुआ है, पूरा भरा हुआ है, तो उसका वो भी जो बनेगा वो सॉलिड स्फीयर बनेगा अंदर, एक तरीके से वाटर का क्या बनेगा, वाटर का सॉलिड स्फीयर बनेगा, और उस सॉलिड स्फीयर का सेंटर मास भी वही है। तो इसका मतलब शुरुआत में जो सेंटर मास है वो यहां पे है, क्या है, यहां पे, यानी कि आपका ये पानी का स्फीयर और इसका ये दोनों कोइंसाइड कर रहे हैं, तो पूरा का पूरा सेंटर मास कहां पे आ गया, सेंटर पे आ गया, ठीक है। अब देखो यहां पर क्या हो रहा है कि वाटर जैसे जैसे लीक हो रहा है, तो वाटर जैसे जैसे लीक होगा ये शेप क्या होती जाएगी, आपकी कम होती जाएगी, जैसे जैसे ये शेप कम होती जाएगी, इसका सेंटर ऑफ मास नीचे जा रहा है, यानी ये वाला जो पार्ट था इसका सेंटर ऑफ मास है वो कहां शिफ्ट होता जाएगा, नीचे, ये वहीं पे है, तो दोनों का मिला के ओवरऑल सेंटर ऑफ मास कहां शिफ्ट होता जाएगा, नीचे शिफ्ट होता जाएगा। तो हमने कहा चलो ठीक है, सेंटर ऑफ मास नीचे शिफ्ट होता जाएगा, तो हमारा जो फॉर्मूला होता है T प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ L इफेक्टिव, तो हम क्या कहेंगे, सेंटर ऑफ मास नीचे शिफ्ट हो रहा है, तो L इफेक्टिव की वैल्यू क्या हो रही है, पहले L इफेक्टिव की जो वैल्यू है वो पहले इंक्रीज हो रही है, क्यों, क्योंकि सेंटर ऑफ मास नीचे जा रहा है, तो यहां से लेकर सेंटर ऑफ मास के बीच का सेपरेशन बढ़ रहा है। अब क्या होगा कि जैसे ही क्या होगा, ये पानी है ये अब बाहर निकलेगा, तो बाहर निकला तो ऑसिलेट करने वाला पार्ट तो सिर्फ ये सेल रहा, और सेल का सेंटर ऑफ मास इसके सेंटर पे है, तो अब क्या होगा उसके बाद में सेंटर ऑफ मास वापस कहां शिफ्ट होगा, अपनी इनिशियल पोजीशन पे। तो इसका मतलब पहले L इफेक्टिव इंक्रीज हुआ, फिर बाद में वापस L इफेक्टिव क्या हुआ, डिक्रीज हुआ, और L इफेक्टिव डिक्रीज होगा तो इसका मतलब टाइम पीरियड डिक्रीज होगा। तो हम क्या कहेंगे यहां से, एट फर्स्ट इट्स टाइम पीरियड इंक्रीज। तो शुरुआत में क्या होता है कि आपका L इफेक्टिव है ये बढ़ता है, ये क्या होता है, बढ़ता है, तो ये नीचे जाता है, बढ़ता है, तो आपका टाइम पीरियड बढ़ता है। उसके बाद ये वापस कहां आता है, अपनी इनिशियल लोकेशन पे आता है, तो हम कहते हैं L इफेक्टिव, उसके बाद में डिक्रीज होता है, और डिक्रीज होता है तो टाइम पीरियड डिक्रीज होके जब ये पूरा खाली हो जाएगा, इट विल बिकम एम्प्टी, देन फाइनली इट बिकम्स एज बिफोर, यानी शुरुआत में जितना था बाद में वापस ये वहीं का वहीं आ जाएगा, जितना इनिशियल में टाइम पीरियड था। तो एक क्वेश्चन रहता है इस तरीके से कि यहां पर कि पानी बाहर अगर निकल रहा होगा तो बताओ टाइम पीरियड का क्या होगा। तो क्या ध्यान रखना है, पानी बाहर निकलेगा तो सेल है, सेल का सेंटर ऑफ मास तो वही है, जो ओवरऑल पानी है जो इसके अंदर बचा हुआ रहेगा, तो हम कहेंगे पूरा वो स्फीयर है, तो पूरे स्फीयर जब रहेगा तब सेंटर ऑफ मास सेंटर पे, जैसे जैसे बाहर निकलेगा तो उसका लेवल डिक्रीज होगा, तो उसका सेंटर ऑफ मास नीचे शिफ्ट होता जाएगा, और जब पानी बाहर निकल गया तो सेंटर ऑफ मास किसका काम आ रहा है, बेसिकली सिस्टम का काम आ रहा है, सेल प्लस वाटर का, तो उसके बाद सेंटर ऑफ मास वापस शिफ्ट होके ऊपर आ जाएगा इनिशियल कंडीशन के अंदर। तो वहां से हम क्या कर सकते हैं, टाइम पीरियड को रिलेट करके बता सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट देखो क्या है कि इफ सिंपल पेंडुलम इज शिफ्टेड टू पोल, इक्वेटर और हिल्स एरियाज, देन इट्स टाइम पीरियड में बी डिफरेंट। देखो हमने क्या कहा है कि T इक्वल टू 2.2 ऑफ L अपॉन G, जहां भी अर्थ का G बदलेगा, जब भी G में चेंज आएगा, सीधा सा समझ लो, जब भी G में वेरिएशन आएगा टाइम पीरियड में क्या आएगा, वेरिएशन आएगा। और हम क्या कहते हैं, देखो ग्रेविटेशन के अंदर हम पढ़ाते हैं क्या कि पोल्स पर G की वैल्यू सबसे ज्यादा होती है, पोल्स पर, अर्थ के पोल्स के ऊपर G की वैल्यू जो होती है वो सबसे ज्यादा होती है, यहाँ पे नॉर्थ पोल और साउथ पोल, और यहाँ इक्वेटर के ऊपर G की वैल्यू सबसे कम होती है। तो क्या ध्यान रखोगे, एट पोल्स G इज मैक्सिमम, G मैक्सिमम रहेगा तो टाइम पीरियड मिनिमम रहेगा, G मैक्सिमम रहेगा तो टाइम पीरियड मिनिमम रहेगा। फिर कहते हैं एट इक्वेटर G मिनिमम रहेगा तो टाइम पीरियड मैक्सिमम रहेगा, और अब एट हिल्स G की वैल्यू जो है सी लेवल से क्या होती है, कम होती है, तो टाइम पीरियड क्या हो जाता है आपका, बढ़ जाता है कंपेयर टू सी लेवल के।
ठीक है। तो जी का जो वेरिएशन है, जैसे जैसे जी बदलेगा वैसे वैसे सिंपल पेंडुलम के टाइम पीरियड में भी क्या आएगा, वेरिएशन आ जाएगा। उसके बाद देखो नेक्स्ट क्या है कि इफ ए क्लॉक बेस्ड ऑन ऑसिलेशन ऑफ सिंपल पेंडुलम, यानी अगर कोई क्लॉक है स्प्रिंग पेंडुलम पे अगर बेस्ड है, ध्यान रखना अगर कोई क्लॉक स्प्रिंग पेंडुलम पे बेस्ड है तो स्प्रिंग का तो होता है T = 2 पाई इंटू अंडर ऑफ m/k, यानी वहां जी से कोई मतलब नहीं, एक्सटर्नल फोर्स से ही मतलब नहीं है, वहां पर तो एक्सटर्नल फोर्स से ही मतलब नहीं है। लेकिन जब सिंपल पेंडुलम आएगा तो वहां जी में वेरिएशन से टाइम पीरियड बदलेगा। तो अगर हम कहें कि इफ ए क्लॉक बेस्ड ऑन ऑसिलेशन ऑफ सिंपल पेंडुलम इज शिफ्टेड from earth to moon, then it becomes slow because its time period increase and becomes √6 times, compared to earth। देखो हमने क्या कहा था, हमने कहा t आपका फॉर्मूला है 2 पाई इंटू अंडर ऑफ l/g। मून का जो जी है ना वो अर्थ के जी का 1/6 है, तो ये 1/6 ऊपर जाएगा तो t कितने टाइम्स आ जाएगा, √6 टाइम। ये 6 ऊपर जाएगा रूट के अंदर तो क्या आ जाएगा आपका, √6 टाइम आ जाएगा। मतलब ये है कि अगर कोई वॉच है जो सिंपल पेंडुलम पे बेस्ड है, किस पे बेस्ड है बोलो, सिंपल पेंडुलम पे बेस्ड है, उसको आप अर्थ की बजाय मून पे ले जाओगे तो उसका टाइम पीरियड √6 टाइम हो जाएगा, यानी वो धीरे चलने लग जाएगी। क्या हो जाएगी, धीरे चलने लग जाएगी, यानी कि वहां पर वो स्लो चलेगी, यानी कि जहां यहां पर जो 1 घंटा हो रहा है वहां पर वो √6 × 1 टाइम में होगा, यानी कि वहां का 1 घंटा अर्थ के √6 टाइम बन जाएगा, यानी वो सही टाइम बताएगी नहीं। इसके बाद आगे वाले पॉइंट की बात करते हैं। देखो अब देखो पहले कुछ इसके इजी क्वेश्चन सोल्व करते हैं, बहुत आसान से क्वेश्चन है। तो देखो पहला क्वेश्चन यही है कि ए चाइल्ड स्विंग ऑन स्विंग इन सिटिंग पोजीशन स्टैंड अप, देन टाइम पीरियड ऑफ इट्स स्विंग विल बी, जो भी हमने पॉइंट डिस्कस किया था। तो उसको देखो क्वेश्चन के रूप में पूछा गया एक बार 2002 के अंदर। तो तुम्हें क्या कहा है कि यहाँ पे t = 2 पाई इंटू अंडर ऑफ l इफेक्टिव अपॉन g, यानी कि यहां क्या होगा, यहां से क्या बोला मैंने कि यहां पे जब वो बैठा था तो उसका टाइम सेंट्रोमास कहां था, नीचे। जब वो खड़ा हो गया है तो उसका सेंट्रोमास कहां शिफ्ट हो गया, ऊपर। तो जो इफेक्टिव लेंथ है आपकी, ये इफेक्टिव लेंथ है, ये इफेक्टिव लेंथ क्या हो गई है बोलो, डिक्रीज हो गई है। और इफेक्टिव लेंथ डिक्रीज हो जाएगी, इफेक्टिव लेंथ डिक्रीज हो जाएगी। तो यहां से हम क्या कहेंगे, इफेक्टिव लेंथ के डिक्रीज होने की वजह से ये टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो यानी आपका यहां से ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन अपना देखो ये है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि टू masses MA and MB, two masses MA and MB are hang from two strings of length LA and LB respectively. They are executing SHM with frequency relation FA = 2FB. Then relation, अब देखो इन्होंने क्या कहा है कि दो मास MA और MB है, उनको स्ट्रिंग की हेल्प से लेंथ LA और LB से कनेक्ट कर दिया गया है और FA = 2 ऑफ FB है। तो आप ये बताइए कि यहाँ लेंथ में क्या रिलेशन आएगा। फिर क्या बोला गया है कि उनके मास के अंदर क्या रिलेशन है कि MA और MB है, इन दोनों में क्या रिलेशन है आएगा। तो मुझे बताओ फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला बोलो, क्या बोलो। तो आप कहते हो सर देखो T का होता है 2 पाई इंटू अंडर ऑफ L/G, इनवर्स कर देंगे तो 1/2 पाई इंटू अंडर ऑफ G/L, ये हो गया। अब FA = 2FB बोला है तो FA रखो, FA की वैल्यू अगर अपन रखेंगे तो हमने कहा यहां से FA = 2 ऑफ FB, इसमें मैं अगर डाटा रखता हूं, ठीक है, इसमें डाटा रखूं अगर मैं, तो मैंने कहा FB मेरा बनेगा 1/2 पाई इंटू अंडर ऑफ G/LA, ये बना। = 2 टाइम्स FB रखूंगा तो 1/2 पाई
इंटू अंडर रूट ऑफ जी अपॉन एल बी। बोलो ये रखोगे। आप बोलोगे सर देखो 1/2 पाई से 1/2 पाई तो कैंसिल आउट, ये रूट जी से रूट जी भी कैंसिल आउट। अब सर स्क्वायर कर देते हैं ताकि थोड़ा सिंपल हो जाए, तो स्क्वायर करने पर ये बचेगा 1/LA, ये 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, और ये बचेगा LB 1/, तो यहां से आपके पास क्या बना, ये बना LB इज इक्वल टू 4LA, यानी B वाले की जो लेंथ है, B वाले की जो लेंथ है A वाले का 4 टाइम्स है, या LA इज इक्वल टू, यहां पर ऑप्शंस के अंदर ऐसे दे रखा है, तो LA इज इक्वल टू हो जाएगा LB बाई 4, यानी LA की जो वैल्यू है वो बन जाएगी LB बाई 4। दूसरा मास में रिलेशन पूछा है, तो आप कहोगे सर देखो यहां पर तो हम क्या कहते हैं, सिंपल पेंडुलम का जो टाइम पीरियड है या जो फ्रीक्वेंसी है वो मास पे डिपेंड ही नहीं करते हैं, इसका मतलब डज नॉट डिपेंड ऑन मास आना चाहिए, कुछ भी रिलेशन रही हम ये तो कैलकुलेट ही नहीं कर सकते, तो क्या कहेंगे, ये आपके पास L इक्वल टू LB बाई 4 बना, L इक्वल टू LB बाई 4 बना, और दूसरा क्या, डज नॉट डिपेंड्स ऑन मास, यानी मास पे डिपेंड नहीं करता है, तो हमारा ये क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना ये है, थर्ड क्वेश्चन लगाते हैं इसको। इसमें बोला है कि टाइम पीरियड ऑफ ए सिंपल पेंडुलम, यानी कि एक सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड कितना, बोलो 2 सेकेंड, कितना है 2 सेकेंड। अब क्या बोला है, इफ इट्स लेंथ इज इंक्रीज्ड बाय 4 टाइम्स, यानी इसकी लेंथ को 4 टाइम्स करोगे तो इसका टाइम पीरियड कितना हो जाएगा। तो यहां से आप क्या कहोगे कि सर देखो t होता है आपका t इक्वल टू 2 पाई इंटू अंडर रूट ऑफ L अपॉन जी, ये है। इन्होंने क्या किया, जी L में वेरिएशन किया, जी आपका सेम है, जी आपका सेम है यहाँ पे, और जी सेम है, जी में कोई वेरिएशन नहीं है, तो आप कहोगे देखो सर t प्रोपोर्शनल टू हो गया अंडर रूट ऑफ L, ये हो गया। अब बताओ लेंथ को अगर 4 टाइम्स किया तो 4 पे क्या लगा हुआ, ऊपर रूट लगा हुआ है, तो अगर आप लेंथ को 4 टाइम्स करोगे तो L पे रूट लगा हुआ है, तो t आपका कितना टाइम्स हो जाएगा, 4 का रूट 2 हो जाएगा, तो 2 टाइम्स हो जाएगा, यानी पहले कितना था 2 सेकेंड, अब 2 टाइम्स हो जाएगा पहले वाले का, तो कितना हो जाएगा 4 सेकंड हो जाएगा, कितना हो जाएगा 4 सेकंड हो जाएगा। तो हम कहेंगे यहां पर हमारा जो ऑप्शन डी है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अब इसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करें, तो देखो अगला क्वेश्चन हमारा ये है कि द टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम, द टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम इन फॉर्म ऑफ होलो मेटलिक सेल, यानी अगर हम क्या करते हैं पार्टिकल की जगह एक मेटलिक सेल काम में ले रहे हैं, चलो हमने कहा यहां से देखो ये एक मेटलिक सेल हुआ, टाइम पीरियड कितना है t दे रखा है, when it is filled with sand and mercury then its time period is t1 and t2 respectively। जब इसको एक बार सैंड से भरा तो टाइम पीरियड t1 हो गया, ठीक है, एक बार मरकरी से भरा तो टाइम पीरियड t2 हो गया, तो हमने कहा चलो सेकंड कंडीशन बनाए, सेकंड कंडीशन में एक बार इसको सैंड से भर दिया, ठीक है, तो इसका टाइम पीरियड कितना हो गया t1, फिर एक बार क्या कर दिया इसको मरकरी से भर दिया, तो मैंने क्या कहा यहां से इसका टाइम पीरियड कितना हो गया t2। अब उसके बाद इन्होंने क्या बोला है कि when it is partially filled with sand then its time period is t3, then correct relation between these। अब इसको पार्शियली भरा, अब क्या किया गया, इसको पार्शियली भरा गया, तो पार्शियली भरा गया मतलब यहाँ पे सेंड, ठीक है, और इसका टाइम पीरियड बोला गया यहाँ पे t3। अब मुझे बताओ हम क्या करते हैं, जब भी क्या होगा ऑब्जेक्ट होगा तो आपको क्या करना है एल इफेक्टिव देखना है। एल इफेक्टिव देखने का मतलब हो गया कि पॉइंट ऑफ सस्पेंशन से सेंटर ऑफ मास के बीच का सेपरेशन यहां तक आपको चेक करना है, आपको यहां तक चेक करना है। तो आप कहोगे यहां से यहां तक जो पूरा भरा हुआ है तब सेंटर ऑफ मास पूरे अंदर वाले पार्ट का भी सेंटर पे है, सेल का भी सेंटर पे है, तो भी आपकी एल इफेक्टिव ये रही, यानी इन तीनों में देखो जब ये पूरा भरा हुआ है तो आपका एल इफेक्टिव सेंटर ऑफ मास तक जाएगा वो सेम ही रहेगा, वो क्या रहेगा सेम रहेगा, और एल इफेक्टिव सेम है तीनों के अंदर, इन तीनों के अंदर एल इफेक्टिव क्या आ गया सेम आ गया,
और एल इफेक्टिव सेम है तो आप कहोगे टाइम पीरियड भी सेम होगा। अब इसकी बात करें तो इसके अंदर इस सेल का सेंट्रोमास तो सेंटर पे है लेकिन इस सेंड का नीचे है, तो ओवरऑल सेंट्रोमास जो होगा वो इससे थोड़ा नीचे मिलेगा, और नीचे मिलेगा तो आपका एल इफेक्टिव यहां पर ज्यादा होगा, और एल इफेक्टिव ज्यादा होगा तो टाइम पीरियड भी ज्यादा होगा। एल इफेक्टिव ज्यादा होगा तो टाइम पीरियड भी ज्यादा होगा। तो हम कहेंगे यहां से क्या कि हमारे पास टाइम पीरियड का फॉर्मूला T इक्वल टू 2 पाई इंटू अंडर ऑफ एल इफेक्टिव अपॉन जी। जिनका एल इफेक्टिव सेम है उनका टाइम पीरियड सेम हो जाएगा, और जिसका एल इफेक्टिव ज्यादा है, यहाँ एल इफेक्टिव की वैल्यू ज्यादा है तो ये T3 सबसे ज्यादा हो जाएगा, और ये तीनों क्या रहेंगे, बराबर रहेंगे। तो बोलो रिलेशन क्या बना, T3 सबसे ज्यादा, उसके बाद T1 T2 बराबर होंगे, T1 T2 इन सब की वैल्यू क्या रहने वाली है, सेम रहने वाली है। इन सब की वैल्यू क्या रहने वाली है, सेम रहने वाली है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो अगला क्वेश्चन हमारे पास, देखो ये है, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। देखो क्या कहा है इसके अंदर, इसके अंदर बोला गया है आपसे कि इफ length of a simple pendulum is increased by 2%, then time period will increase decrease। तो ये बताओ, ये परसेंटेज चेंज है, तो आप लोगों को सिखाया है कि परसेंटेज चेंज वाले में देखो चेंज 5 से कम है, स्मॉल है या लार्ज है, तो ये कौन सी कैटेगरी का सवाल बना। तो आप कहोगे सर देखो 2% का मतलब स्मॉल चेंज, तो सिंपल एरर वाला तरीका काम आ जाएगा। तो आप कहोगे इसको तो सिर्फ सीधे इससे किया जा सकता है कि t प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा l टू द पावर 1/2। इसका मतलब यहां से सीधे ही क्या लिख सकते हैं, परसेंटेज चेंज इन t, परसेंटेज चेंज इन t इज इक्वल टू पावर मल्टीप्लाई में आ जाएगी परसेंटेज चेंज इन लेंथ l। तो देखो इन्होंने बोला है इफ लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम इज इंक्रीज्ड बाय 2%, तो हमने कहा लेंथ को 2% से बढ़ाओगे तो परसेंटेज चेंज इन टाइम पीरियड ये कितना आ जाएगा, 1/2 इंटू 2% इज इक्वल टू ये आपके पास आ जाएगा 1%, यानी टाइम पीरियड कितने परसेंट से बढ़ जाएगा, 1% से इंक्रीज हो जाएगा। देन टाइम पीरियड विल इंक्रीज बाय 1%, टाइम पीरियड 1% से इंक्रीज हो जाएगा। तो स्मॉल रहे तो एरर वाला तरीका, लार्ज रहे तो फिर आपको बेसिक अप्रोच पे जाना पड़ेगा। जैसे देखो ये वाला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में कहा है कि इफ द लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम, if the length of simple pendulum is increased by 21%, तो यहां देखो लार्ज चेंज है, then find the percentage change, then find the percentage change in time period। तो टाइम पीरियड में है वो कितना परसेंट का चेंज आएगा। तो आप कहोगे सर देखो यहां पर चेंज ज्यादा है तो बेसिक अप्रोच पे जाएंगे, बेसिक अप्रोच पे जाएंगे तो देखो फॉर्मूले से हमने कहा t प्रोपोर्शनल टू आपके पास रिलेशन लिखेंगे, तो ये रिलेशन है रूट एल, टी प्रोपोर्शनल टू रूट एल। क्या कहेंगे देखो इस साइड लिख लेते हैं हम क्या, टी, और इस साइड एल। लेंथ को पहले अगर मैं एक्स एज्यूम कर लेता हूं और टाइम पीरियड को कितना एज्यूम कर लेता हूं, पहले 100। अब देखो लेंथ को कितना परसेंट बढ़ाया, 21, तो 21 बढ़ाएंगे तो हो कितना जाएगी, x प्लस एक्स इंटू 21/100, तो ये आपके पास आ जाएगा 121/100 मतलब 1.21 इंटू एक्स। कितना मल्टीप्लाई में आया बोलो यहाँ पे, 1.21, तो यहाँ से 1.21 आया तो t प्रोपोर्शनल टू रूट एल है, तो यानी 1.21 का क्या होगा, रूट होगा, तो ये आपके पास हो जाएगा यहाँ से रूट ऑफ 1.21 इंटू 100। अब मुझे बताओ यहाँ से पॉइंट हटाओगे तो 100 आएगा, 121 का रूट 11, 100 का 10, तो 11/10 बना, कितना बना, 11/10, एक 10 से 10 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये आपके पास बन जाएगा 100 यहाँ से आपके पास ये, तो ये आपके पास बन गया कितना, 110, यानी 100 से 110 जाना, यानी कि हम कहेंगे टाइम पीरियड में कितना चेंज आना, कितने परसेंट का चेंज आना, 10% का चेंज आना। तो आप कहोगे परसेंटेज चेंज
इन टाइम पीरियड t इज इक्वल टू 110 माइनस 100 इज इक्वल टू 10, यानी टाइम पीरियड कितने परसेंट से इंक्रीज हो जाएगा? 10% से टाइम पीरियड इंक्रीज हो जाएगा। तो इस तरीके से हम ये स्मॉल चेंज और लार्ज चेंज की क्वेश्चन को टैकल कर सकते हैं। तो देखो अब हम बात करते हैं कि अगर मान लो जो सिंपल पेंडुलम आपने जहां से कनेक्ट किया है, या ऐसे कहें रस्सी का एक पार्ट आपने पेंडुलम से कनेक्ट किया है, पार्टिकल से कनेक्ट किया है, और दूसरा पार्ट आपने किसी फिक्स रिजिड सपोर्ट से कनेक्ट किया है, तो आपने अगर जिस रिजिड सपोर्ट से कनेक्ट किया है वो वाला पॉइंट अगर एक्सेलरेट होने लग जाएगा तो फिर उसके बाद आपका t इक्वल टू 2π ऑफ L/G जो टाइम पीरियड है उसमें g में चेंज आ जाएगा, और g में चेंज आ जाएगा तो वहां पर फिर आपका जो टाइम पीरियड है उसको किस तरीके से रिलेट करना है उसकी बात करते हैं। तो देखो अगर मैं ये कहता हूं कि हमारा ये जो सिंपल पेंडुलम है, इस सिंपल पेंडुलम का हमने कहा कि देखो एक फोर्स तो आपका mg लग रहा होता है, दूसरा यहां पर क्या लग रहा होता है? टेंशन लग रहा होता है। अगर ये एक्सेलरेट होने लग जाएगा, या ऐसे कहें इस पार्टिकल पे और भी कुछ फोर्सेस लगने लग जाएंगे, तो आपको करना क्या है कि ऑब्जर्वर को बिठा देना है इस पॉइंट ऑफ सस्पेंशन, या ऐसे कहें ऑब्जर्वर को कहां बिठाना है? ऑब्जर्वर को बिठा देना है आपको यहां पे जिस पॉइंट से आपने क्या किया, इसको कनेक्ट किया है, या जिस रिजिड सपोर्ट से आपने स्ट्रिंग का ये पार्ट कनेक्ट किया है। तो अगर जैसे ही वो एक्सेलरेट होगा तो आपका ऑब्जर्वर हो जाएगा नॉन इनर्शियल फ्रेम। कैसा हो जाएगा बोलो? नॉन इनर्शियल फ्रेम। और नॉन इनर्शियल फ्रेम बन जाएगा तो हम कहेंगे क्या लगाना पड़ेगा? सूडो लगाना पड़ेगा। तो आपको क्या करना है सिंपल सा कि यहां पे टेंशन का टॉर्क तो 0 हो जाता है, तो उसका तो देखो टाइम पीरियड के अंदर कोई रोल आता नहीं है टॉर्क के अंदर। तो आपको क्या करना है? अब टेंशन के अलावा नेट फोर्स लिखना है, एफ नेट। टेंशन के अलावा, ध्यान रखना, टेंशन के अलावा नेट फोर्स लिखना है, और उसमें मास का क्या कर देना है? डिवाइड कर देना है। तो ये आपके पास जी इफेक्टिव आ जाएगा। क्या जाएगा बोलो? जी इफेक्टिव आ जाएगा। और जी इफेक्टिव आने के बाद आपको टाइम पीरियड का जो फॉर्मूला है वो अप्लाई कर देना है, t बराबर 2π इंटू अंडर ऑफ L अपॉन जी इफेक्टिव। ये पैटर्न आपको यूज में लेना है। जैसे देखो इसका एग्जाम्पल लेते हैं। पहला एग्जाम्पल हम लेते हैं कि इफ रेफरेंस सिस्टम इज लिफ्ट, यानी लिफ्ट की बात करते हैं। अब अगर मान लो पेंडुलम आपका लिफ्ट में है और लिफ्ट चल रही है कांस्टेंट वेलोसिटी से। किससे चल रही है? कांस्टेंट वेलोसिटी से। तो अब ये बताओ अगर लिफ्ट कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रही है तो अगर मैं ऑब्जर्वर को बिठाऊंगा यहां पे पॉइंट ऑफ सस्पेंशन पे, तो इनर्शियली ऑब्जर्वर बना, क्योंकि वेलोसिटी कांस्टेंट है, और वेलोसिटी कांस्टेंट है तो आपका जी इफेक्टिव जी के बराबर ही आएगा, और जी इफेक्टिव जी के बराबर आएगा तब तो आपका टाइम पीरियड किसके बराबर होगा? आपका वही का वही t बराबर 2π इंटू अंडर ऑफ L/G बन जाएगा। लेकिन अगर हम ये कहें कि इफ लिफ्ट इज मूविंग अपवर्ड विथ एक्सेलरेशन a, लिफ्ट अगर एक्सेलरेशन से ऊपर जा रही है, आप बताओ अगर लिफ्ट एक्सेलरेशन से ऊपर जा रही है तो अब आप क्या कहोगे? देखो इस पार्टिकल के ऊपर ऑब्जर्वर को यहां बिठाओगे, अगर एक्सेलरेशन a से लिफ्ट ऊपर जाए तो अब कहोगे देखो एक तो इस पे लग रहा है आपका mg, दूसरा ऑब्जर्वर का एक्सेलरेशन ऊपर है तो दूसरा सूडो फोर्स लगाओगे नीचे की ओर, कितना? ma। तो मैंने क्या कहा? जी इफेक्टिव के लिए ये आपके पास बन जाएगा जी इफेक्टिव इज इक्वल टू एफ नेट टेंशन के अलावा mg प्लस ma डिवाइडेड बाई m से m आपका क्या हो गया? कैंसिल आउट हो गया, और m से m कैंसिल आउट होते ही आपके पास जी इफेक्टिव बन जाएगा g प्लस a। यानी अगर लिफ्ट ऊपर की ओर एक्सेलरेट हो तो आपका जी इफेक्टिव बन जाएगा g प्लस a बन जाएगा। तो आपका टाइम पीरियड आप क्या लिख सकते हो? 2π इंटू अंडर ऑफ L/G, यानी पॉइंट ऑफ सस्पेंशन को हमने ऊपर की ओर एक्सेलरेट कर दिया तो सूडो नीचे लगेगा, तो mg प्लस ma नेट बन जाएगा टेंशन के अलावा, और m का डिवाइड करने के बाद जी इफेक्टिव बन जाएगा क्या? आपका g प्लस a बन जाएगा, और वहां से हमारे पास टाइम पीरियड आ जाएगा। सेम इसी तरीके से अगर मैं कहूं कि लिफ्ट डाउनवर्ड एक्सेलरेटेड है, लिफ्ट क्या है? डाउनवर्ड एक्सेलरेटेड है, तो आप क्या कहोगे? यहां से देखो ये पार्टिकल है आपका,
ये पॉइंट ऑफ सस्पेंशन है, एक्सेलरेशन डाउनवर्ड है। ऑब्जर्वर को आपने यहां बिठाया तो आप कहोगे देखो एक तो लग रहा है mg, और डाउनवर्ड एक्सेलरेशन तो सुडो किधर लगेगा, ऊपर की ओर लगेगा ma, सुडो किधर लगेगा, ऊपर की ओर ma। तो यहां से मैं कहूंगा g इफेक्टिव, ये आपके पास कितना बन जाएगा, तो मैं कहूंगा देखो टेंशन के अलावा नेट फोर्स आपके पास बना है mg माइनस ma डिवाइडेड बाई m, तो ये आपके पास आ गया g माइनस a। यानी अगर लिफ्ट डाउनवर्ड एक्सेलरेटेड है तो आपका g इफेक्टिव क्या बन गया, यहां से g माइनस a बन गया, और g इफेक्टिव की जगह g माइनस a रखोगे तो ये आपके पास टाइम पीरियड आ जाएगा। अब इसी में देखो कई बार ऐसे बोल देते हैं कि अगर इफ लिफ्ट फॉल डाउनवर्ड फ्रीली, अगर लिफ्ट है ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में फ्रीली फॉल हो रही है, क्या हो रही है, फ्रीली फॉल हो रही है, तो इस कंडीशन के अंदर क्या होगा, तुम कहते हैं फ्री फॉल की कंडीशन में एक्सेलरेशन किसके बराबर, g के बराबर, किसके बराबर बोलो, g के बराबर। तो एक्सेलरेशन को g के बराबर रखोगे तो आपका g इफेक्टिव g माइनस a, एक की जगह g रखते जी इफेक्टिव कितना आ गया, 0 आ गया, और g इफेक्टिव 0 रखोगे। एक बात बताओ यहाँ पे आप फॉर्मूले के अंदर, तो t बराबर 2 पाई इंटू अंडर ऑफ l बाई जी इफेक्टिव 0 1 बाई 0, मतलब टाइम पीरियड हो गया इनफाइनाइट। इनफाइनाइट का मतलब होगा ये ऑसिलेट ही नहीं होगा, क्योंकि g इफेक्टिव 0 हो गया है, तो रिस्टोरिंग टॉर्क ही नहीं है, मतलब जहां है वही का वही रह जाएगा। यानी कि उस कंडीशन के अंदर इस कंडीशन में था तो ऐसे रह जाएगा, यहां था तो ऐसे रह जाएगा, यहां था तो ऐसे ही रह जाएगा। ऑसिलेट करना ही क्या कर देगा, बंद कर देगा, अगर लिफ्ट फ्रीली क्या करने लग जाए, फॉल होने लग जाए। उसके बाद देखो एक पॉइंट ध्यान रखना यहां से कि इफ सिंपल पेंडुलम इज शिफ्टेड टू द सेंटर ऑफ अर्थ, तो देखो ये ग्रेविटेशन पढ़ाते हैं कि ग्रेविटेशन में बोलते हैं सेंटर ऑफ अर्थ पे जी होता ही नहीं है, तो वहां आपका जी 0 होगा। दूसरा, फ्री फॉलिंग लिफ्ट के अंदर जी इफेक्टिव 0 हो जाता है। आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स होती है, या जो सैटेलाइट्स होते हैं उन सैटेलाइट्स के अंदर, आर्टिफिशियल सैटेलाइट के अंदर भी जी इफेक्टिव क्या होता है, 0 होता है। देन इट विल नॉट ऑसिलेट एंड इट्स टाइम पीरियड विल बी इनफाइनाइट। यानी इन सारी कंडीशंस के अंदर हम कहते हैं कि लिफ्ट फ्रीली फॉल हो रही हो अर्थ के सेंटर पे, आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स के अंदर, इनमें ग्रेविटी फ्री स्पेस होता है, जी इफेक्टिव 0 होता है, तो वहां पर हम कहते हैं कि ये जो पेंडुलम होगा ये ऑसिलेट नहीं करेगा, इसका टाइम पीरियड इनफाइनाइट आ जाएगा। जैसे देखो एक क्वेश्चन है ये कि द टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम, द टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम इज t inside a lift when the lift is stationary। अगर लिफ्ट स्टेशनरी है तो टाइम पीरियड t है, तो हमने कहा टाइम पीरियड t आपका स्टेशनरी के केस में 2 पाई इंटू अंडर रूट ऑफ l बाई जी ये रहता है। अब देखो क्या बोला है, इफ द लिफ्ट मूव्स अपवर्ड with an acceleration g by 2 then time period of pendulum will be। अब देखो लिफ्ट ऊपर की ओर ऐसे कहीं यार, पेंडुलम ऊपर की ओर एक्सेलरेट होगा, लिफ्ट ऊपर की ओर एक्सेलरेट होगी तो सूडो नीचे लगाओगे, और सूडो नीचे लगाओगे तो आपका यहां से g इफेक्टिव बनेगा कितना, mg प्लस, देखो कितना कितना एक्सेलरेशन था, g बाई 2, तो ये mg प्लस mg बाई 2 अपॉन m से m कैंसिल आउट, g प्लस g बाई 2, मतलब ये कितना हो गया आपका 3g बाई 2, कितना हो गया 3g बाई 2। ये आपका g इफेक्टिव आ गया है, क्या आ गया आपका g इफेक्टिव आ गया है। तो हमने कहा जो नया टाइम पीरियड हो जाएगा ये आपके पास t डेज, या ऐसे कहें t1 इज इक्वल टू 2 पाई इंटू अंडर रूट ऑफ l अपॉन ये 3 बाई 2 इंटू जी इफेक्टिव की जगह, तो देखो साथ में कितना आ गया 2 बाई 3, यानी रूट 2 बाई 3 हो गया, तो यानी कि रूट 2 बाई 3 ये अलग से आ गया, बाकी आपका 2 पाई इंटू अंडर रूट ऑफ l बाई जी पहले से है। तो ये पहले वाले टाइम पीरियड के कंपेयर में, ये पहले वाले टाइम पीरियड के कंपेयर में क्या हो गया है, रूट 2 बाई 3 इंटू टी हो गया है, रूट 2 बाई 3 इंटू टी हो गया है।
यानी आपके पास ये कौन सा आंसर आ जाएगा, ऑप्शन 4 आ जाएगा, यानी फोर्थ ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले तो देखो अगला क्वेश्चन ये है कि ए सिंपल पेंडुलम हैज टाइम पीरियड t1, the point of suspension is now moved upward, the point of suspension is now moved upward according to the relation, यानी point of suspension को ऊपर ले जा रहे हैं y इक्वल टू kt स्क्वायर से, जहां k की वैल्यू 1 दे रखी है। फिर बोला इन्होंने where y is the vertical displacement, the time period now becomes t2। अब मुझे बताओ, पहले सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड t1 है, t1 आपका कब है, शुरुआत में, तो t इक्वल टू 2 इंटू अंडर ऑफ l बाई जी लिख दोगे। अब पॉइंट ऑफ सस्पेंशन का डिस्प्लेसमेंट दे रखा है, तो अपने को चेक करना है कि एक्सेलरेटेड है या नहीं है। तो हमने कहा y तुम्हें दे रखा है, यहां से k की वैल्यू 1 है, y दे रखा है तुम्हें t स्क्वायर। अब मुझे बताओ y t स्क्वायर दे रखा है, तो मैं यहां पे इसको 2 बार डिफरेंशिएट कर दूं तो मुझे एक्सेलरेशन मिल जाएगा y डायरेक्शन में। तो मैं क्या कहूंगा, यहां पे ए वाई इज इक्वल टू डी टू वाई अपॉन डी टी स्क्वायर, और इसको 2 बार डिफरेंशिएट करोगे ना तो एक बार बनेगा 2t और दोबारा करने पर क्या बन जाएगा, 2 बन जाएगा। यानी कि पॉइंट ऑफ सस्पेंशन के पास अपवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन अपवर्ड होता है बोलो पॉइंट ऑफ सस्पेंशन का। तो अब तो सीधा ही बता सकते हैं जी इफेक्टिव कितना आ जाता है, बोलो g प्लस ए, डाउनवर्ड होता है तो g माइनस ए। तो हमने कहा यहां से g इफेक्टिव तुम्हारे पास ये कितना बन गया है, 10 प्लस 2 यानी कि 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये बना। चलो देखो रेशियो लिखा जाए t1 स्क्वायर अपॉन t2 स्क्वायर, तो बताओ t1 अपॉन t2 का जो रेशियो है ये मिलेगा अंडर रूट ऑफ G2 मतलब बाद का G इफेक्टिव, बाद में G इफेक्टिव कितना हो गया तुम्हारा 12 और पहले G इफेक्टिव कितना था 10, मतलब G के बराबर ही था, इसके बराबर था, G के बराबर ही था। तो हमने कहा यहां से सोल्व करने के बाद ये आपका 6, ये आपका 5 और t1 डिवाइडेड बाय t2 का स्क्वायर की बात करोगे तो स्क्वायर करने पर ये रूट हट जाएगा और ये आपके पास 6/5 आंसर आ जाएगा। यानी आपका ये फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर बन जाएगा। इसके बाद अगले पॉइंट पे बात करते हैं। देखो अगला पॉइंट, देखो अगला क्वेश्चन ये है। अगले क्वेश्चन में तुम्हें बुलाया कि द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन, द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ सिंपल पेंडुलम ऑफ लेंथ L suspended from the roof of the vehicle which moves without friction down on an inclined plane of inclination alpha is given by। देखो इन्होंने क्या कहा है, ये व्हीकल है, ये सरफेस आपकी क्या है, स्मूथ है, यहां कोई फ्रिक्शन नहीं है और इंक्लाइंड का एंगल अल्फा है। इस व्हीकल के यहां टॉप पे एक सिंपल पेंडुलम को कनेक्ट कर दिया है, लेंथ L दे रखी है। इन्होंने बोला है अगर ये क्या हो रहा है, इसके ऊपर नीचे की ओर एक्सेलरेट हो रहा है, डाउन क्या हो रहा है, एक्सेलरेट हो रहा है बिना फ्रिक्शन के, तो आपको टाइम पीरियड बताना है। तो मैंने क्या कहा, जब भी पॉइंट ऑफ सस्पेंशन एक्सेलरेट हो ऑब्जर्वर को आपको बिठा देना है यहां पे, ठीक है। तो आप क्या करोगे, फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे। तो पहली बात तो देखो आपको पता है कि किसी कार को या किसी ऑब्जेक्ट को इंक्लाइंड पे हम रिलीज करते हैं तो उसका एक्सेलरेशन आता है अलोंग द इंक्लाइंड जी साइन थीटा, और यहां पर कितना है, ये अल्फा दे रखा है तो जी साइन अल्फा, ये इसका एक्सेलरेशन बनेगा इस डायरेक्शन में, ठीक है। चलो अच्छी बात बन गया। अब अगर मैं इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाता हूं इस पॉइंट मास का, ठीक है, पार्टिकल का क्या बनाते हैं, पॉइंट मास का या पार्टिकल का फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं, तो हम कहेंगे देखो इस पॉइंट का एक्सेलरेशन इधर है, एक्सेलरेशन क्या है, इधर है। तो मैंने कहा यहां से देखो ये आपकी लेंथ L है, ये क्या लेंथ है, L है। मैंने कहा कि इसके ऊपर इधर तो लगेगा सूडो,
क्या लगेगा, सूडो फोर्स लगेगा, क्योंकि नॉन इनर्शियल फ्रेम हो गया। क्या लगेगा सूडो बताओ, m इंटू एक की जगह बन जाएगा आपका g इंटू साइन एल्फा। क्या लगेगा, m इंटू एक की जगह g साइन एल्फा। ये सूडो फोर्स हो गया, ये हो गया आपका सूडो फोर्स, सूडो फोर्स बन गया। दूसरा टेंशन लग रहा होगा, टेंशन लग रहा होगा इधर, और नीचे mg लग रहा होगा। mg का एक काम करते हैं, कंपोनेंट करते हैं। mg का एक कंपोनेंट तुम्हारा इधर आएगा mg साइन अल्फा, और एक कंपोनेंट आएगा आपका mg कॉस अल्फा। क्या आएगा, mg कॉस अल्फा। अब हम कहते हैं क्या कि यहां पे आपको क्या करना है, जब भी पॉइंट ऑफ सस्पेंशन एक्सेलरेट हो, टेंशन के अलावा बाकी जो है उनका एफ नेट कैलकुलेट करो और एम का डिवाइड कर दो। तो मैंने कहा यहां से क्या करेंगे, जी इफेक्टिव के लिए, जी इफेक्टिव के लिए टेंशन के अलावा देखो इन दोनों का रिजल्टेंट तो बोलो कितना आ गया, ये एम जी साइन एल्फा और ये भी एम जी साइन एल्फा। इसका मतलब इस डायरेक्शन में तो एक्सेलरेशन कितना हो गया, नेट फोर्स कितना हो गया, जीरो हो गया। कितना हो गया बोलो, जीरो। इसका मतलब यहां पर आपका नेट फोर्स केवल टेंशन के अलावा बचा है एम जी कॉस एल्फा। तो इसका मतलब ये बना है एम जी कॉस एल्फा डिवाइडेड बाई एम, एम से एम कैंसिल आउट हो गया। तो ये आपके पास जी इफेक्टिव क्या बन गया है, जी कॉस एल्फा बन गया है। क्या बन गया है, जी कॉस एल्फा। ये जी इफेक्टिव आ गया और ये जी इफेक्टिव आ गया। तो टाइम पीरियड t इक्वल टू 2 पाई इंटू अंडर रूट ऑफ एल बाई जी इफेक्टिव, और जी इफेक्टिव बन जाएगा आपका जी कॉस एल्फा। तो ये हमारे पास टाइम पीरियड आ जाएगा, और टाइम पीरियड आ जाएगा तो देखो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ये ऑप्शन फर्स्ट आपका यहां से करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद अगले पे चलते हैं, अगले क्वेश्चन पे। तो उसके बाद देखो वापस अलग अलग कंडीशन से इसी के अंदर अलग अलग कंडीशन में देखो क्या बोला है कि अगर मान लो इफ ए ट्रक इज माउंटेड विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, ए ट्रक इज मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, नो सूडो फोर्स एक्ट ऑन द पेंडुलम एंड टाइम पीरियड। यानी कि अगर ट्रक है, अब ये ट्रक चल रहा है हॉरिजॉन्टल सरफेस पे, तो अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से चलेगा तो कोई सूडो नहीं लगेगा, तो वो का वही टाइम पीरियड का फॉर्मूला हो जाएगा। लेकिन अगर ये एक्सेलरेट होगा, तो एक्सेलरेट होने के केस में बताओ क्या कहेंगे, एक्सेलरेट अगर मान लो राइट साइड एक्सेलरेट हुआ तो आप कहोगे देखो टेंशन के अलावा एक तो लग रहा होगा mg नीचे की ओर, और ऑब्जर्वर को पॉइंट ऑफ सस्पेंशन पे बिठाओगे तो यहाँ पे आप सूडो लगाओगे ma। एंगल 90 डिग्री का बोलो, कितना एंगल 90 डिग्री। तो हम कहेंगे यहां से टेंशन के अलावा ये जो है इनका रिजल्टेंट कैलकुलेट करोगे तो आपके पास जी इफेक्टिव बन जाएगा अंडर रूट ऑफ एम जी का स्क्वायर, अंडर रूट ऑफ एम जी का स्क्वायर। या देखो इधर ही बना लेते हैं अपने पास, ये आपके पास जी इफेक्टिव बन जाएगा, आपके पास इन दोनों का रिजल्टेंट बनेगा एम ए का स्क्वायर प्लस एम ए जी का स्क्वायर। ये नेट बना, इसमें मास का क्या कर दोगे, डिवाइड कर दोगे, तो m तो कॉमन आ जाएगा और क्या बचेगा आपके पास अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर। यानी ये बना अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर। ये जी इफेक्टिव बन जाएगा, यानी कि आपके पास ये जी इफेक्टिव आ जाएगा, और जी इफेक्टिव आ जाएगा तो आपके पास इस तरीके से टाइम पीरियड आ जाएगा। कई बार देखो क्वेश्चन ऐसे रहता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिया, यानी कि आपके पेंडुलम पे चार्ज है। अब मुझे बताओ अगर चार्ज पॉजिटिव है, इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे है, तो mg भी नीचे, qe भी नीचे, तो नेट फोर्स हो जाएगा mg प्लस qe। तो जी इफेक्टिव आपका कितना बन जाएगा, तो आप कहोगे सर इस कंडीशन में आपका जी इफेक्टिव टेंशन के अलावा नेट फोर्स लिखो, तो टेंशन के अलावा नेट फोर्स बनेगा mg प्लस qe डिवाइडेड बाय m। अब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर लगा देते तो QE किधर लगता, ऊपर, तो फिर जी इफेक्टिव कितना आ जाता, mg माइनस का QE अपॉन m। क्या बन जाता आपका इस कंडीशन के अंदर जी इफेक्टिव अगर ऊपर आ जाता इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स, तो ये बनता mg माइनस QE अपॉन m बन जाता। तो इस तरीके से क्या करना है, जो भी एक्सटर्नल फोर्सेस लग रहे होते हैं या पॉइंट ऑफ सस्पेंशन एक्सेलरेट हो रहा होता है, तो उस सिचुएशन के अंदर आप क्या कर सकते हो, जी इफेक्टिव कैलकुलेट करके
टाइम पीरियड सिंपल पेंडुलम का लिख सकते हो। अब इसके बाद देखो हम कुछ सिचुएशंस की ओर बात करते हैं कि अगर मान लो सिंपल पेंडुलम हमारा किसी लिक्विड के अंदर ऑसिलेट कर रहा है, अगर सिंपल पेंडुलम किसी लिक्विड के अंदर ऑसिलेट कर रहा है तो फिर उसका टाइम पीरियड किस तरीके से कैलकुलेट किया जाएगा। तो हम क्या कहते हैं, देखो तरीका वही है, जब भी सिंपल पेंडुलम है एयर के अलावा, या ऐसे कहें कि किसी मीडियम में ले जाएंगे तो मीडियम की वजह से कोई फोर्सेज लगेंगे और कुछ और फोर्सेज लगेंगे, तो अगर आप जी इफेक्टिव कैलकुलेट कर लेते हो तो जी इफेक्टिव कैलकुलेट करके वही टाइम पीरियड का फॉर्मूला लगा देना है। तो अब यहां चेंज क्या आएगा, तो उसके पहले देखो चेंज देखने से पहले एक आपको पॉइंट ध्यान रखना है कि अगर मान लो एक ऑब्जेक्ट है, क्या है कि ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट को किसी लिक्विड के अंदर रख दिया जाए, तो मैंने कहा यहां पे अगर कोई ऑब्जेक्ट किसी लिक्विड के अंदर है तो लिक्विड क्या करता है, उस पर नेट एक फोर्स लगाता है जिसकी डायरेक्शन अपवर्ड होती है, और इस फोर्स का नाम होता है बाइंड फोर्स। क्या नाम होता है, बाइंड फोर्स। कोई भी लिक्विड होता है, या ऐसे कहें कोई मीडियम है, लिक्विड है, उसके अंदर अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो लिक्विड क्या करेगा, उस ऑब्जेक्ट पर एक नेट अपवर्ड फोर्स लगाएगा, और एक अपवर्ड फोर्स लगेगा लिक्विड की वजह से, उसी फोर्स का नाम क्या होता है, बाइंड फोर्स होता है। और इस बाइंड फोर्स की जो वैल्यू होती है ना, ये वैल्यू आपको याद रखनी है, ये होती है डेंसिटी ऑफ लिक्विड, और वॉल्यूम होता है कि इस ऑब्जेक्ट ने लिक्विड का कितना वॉल्यूम डिस्प्लेस किया है, या ऐसे कहें कितना ये सबमर्ज हुआ है, और जी आपका जी रहता ही है। तो क्या ध्यान रखोगे, अगर ऑब्जेक्ट है ये अगर लिक्विड के अंदर है तो लिक्विड इस पे बाइंड फोर्स लगाएगा जिसकी वैल्यू होगी रो लिक्विड इंटू वी डिस्प्लेस इंटू जी। अब देखो ये हमारा सिंपल पेंडुलम है, ये हर टाइम लिक्विड के अंदर ही रहता है, हर टाइम लिक्विड के अंदर ही रहता है। V इस ऑब्जेक्ट का क्या है, वॉल्यूम है, तो मैं दे रखा इस ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम V है, इस ऑब्जेक्ट की डेंसिटी रो नॉट है और लिक्विड की डेंसिटी रो L है। तो अब हम कहते हैं देखो टेंशन के अलावा नेट फोर्स कैलकुलेट कर लो और उस नेट फोर्स में m का डिवाइड कर दो तो वहां से G इफेक्टिव आ जाएगा। तो हमने कहा यहां से देखो इस पे जो फोर्सेज लग रहे हैं उसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ, तो मैं कहूंगा नीचे लग रहा है आपका mg, ऊपर लग रहा है एक तो टेंशन और एक लग रहा है आपका बाइंड फोर्स लिक्विड की वजह से। अब आप क्या कहोगे, सर देखो डेंसिटी है, ये क्या नाम है, मास है, ऑब्जेक्ट का जो मास है इसको लिखा जा सकता है ऑब्जेक्ट की डेंसिटी इनटू ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम इनटू जी, ये आ जाएगा। और बाइंड फोर्स लिखेंगे तो डेंसिटी ऑफ लिक्विड इनटू कितना लिक्विड डिस्प्लेस किया। अब हमारे क्या रहता है, ये फुली अंदर सबमर्ज्ड होता है, ये जो ऑब्जेक्ट है ठीक है ये लिक्विड के अंदर फुली सबमर्ज्ड होता है और फुली पूरा का पूरा डूबा हुआ है, फुली सबमर्ज्ड है। तो जितना इस ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम होगा उतना ही ये लिक्विड के वॉल्यूम को डिस्प्लेस करेगा, जितना इस ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम होगा उतने ही ये लिक्विड के वॉल्यूम को क्या करेगा, बोलो डिस्प्लेस करेगा, और उतने ही लिक्विड के वॉल्यूम को डिस्प्लेस करेगा तो ये भी V हो जाएगा और ये आपका G हो जाएगा। तो अब हम क्या कहते हैं, देखो आपका G इफेक्टिव यहां पे, G इफेक्टिव यहां पे ये आपका बनेगा टेंशन के अलावा नेट फोर्स, तो mg माइनस बाइंड फोर्स, क्या लिखेंगे mg माइनस बाइंड फोर्स अपॉन मास m, ये लिखा जाएगा। तो यहां से आप लिखोगे देखो क्या mg को लिख सकते हो आप रो नॉट vg माइनस रो लिक्विड vg डिवाइडेड बाय मास इज इक्वल टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम ऑब्जेक्ट का। अब मुझे बताओ यहां से v तो कॉमन आएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, इसको डिवाइड करोगे रो नॉट से रो नॉट 1 माइनस रो लिक्विड अपॉन रो ऑब्जेक्ट, साथ में आपका ये g क्या आ जाएगा कॉमन। तो मतलब यहां से आपके पास ये बना g इफेक्टिव इज इक्वल टू g इंटू 1 माइनस डेंसिटी ऑफ लिक्विड अपॉन डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। ये आपके पास एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आ गई कि अब या तो हम पूरा सोल्व करें, क्या करें पूरा सोल्व करें, या सीधा सा ध्यान रख ले कि जब ऑब्जेक्ट आपका लिक्विड में होगा, किस में होगा, लिक्विड में होगा, सिंपल पेंडुलम लिक्विड में होगा, तो उसके लिए जी इफेक्टिव बन जाएगा आपका g इंटू 1 माइनस डेंसिटी ऑफ लिक्विड अपॉन डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, 1 माइनस
डेंसिटी ऑफ लिक्विड अपॉन डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट और जी इफेक्टिव आ गया तो फिर आपके टाइम पीरियड का फॉर्मूला सिंपल पेंडुलम t बराबर 2 पाई इंटू अंडर रूट ऑफ एल बाई जी, ये आपको अप्लाई कर देना है। जैसे देखो इसके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं कुछ। देखो क्या कहेंगे, ए सिंपल पेंडुलम ऑसिलेटिंग, एक सिंपल पेंडुलम ऑसिलेट हो रहा है इन एयर हैज टाइम पीरियड t। तो चलो लिख देते हैं कि जब एयर में है तो आपका 2 पाई इंटू अंडर रूट ऑफ एल बाई जी, ये आपका टाइम पीरियड है। अब इसने बोला है द बॉब ऑफ सिंपल पेंडुलम इज कंप्लीटली इमर्ज्ड इन ए नॉन विस्कस लिक्विड, यानी नॉन विस्कस लिक्विड है, इसके अंदर इसको कंप्लीटली सबमर्ज कर दिया। द डेंसिटी ऑफ लिक्विड इज 1/16 ऑफ डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट या मटेरियल। तो इन्होंने बोला डेंसिटी ऑफ लिक्विड इज डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट डिवाइडेड बाय 16। तो बोला द मटेरियल ऑफ द बॉब, इफ बॉब इज इनसाइड द लिक्विड ऑल टाइम, इफ टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन इन दिस लिक्विड इज, यानी कि इसका जो टाइम पीरियड है ये कितना होगा ये पूछा गया है। तो हमने सीधा सा कहा आप क्या कैलकुलेट करो, जी इफेक्टिव। तो हमने कहा जी इफेक्टिव का बताओ क्या फॉर्मूला था, ये था जी इंटू 1 माइनस डेंसिटी ऑफ लिक्विड अपॉन डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। तो हमने कहा यहां से जी इफेक्टिव कैलकुलेट किया जाए तो ये आपका बनता है जी इंटू 1 माइनस, ये बताओ डेंसिटी ऑफ लिक्विड को लिख सकते हो डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन 16। तो हमने कहा ये बन जाएगा डेंसिटी ऑफ लिक्विड को डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट डिवाइडेड बाय 16 इनटू डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। रो नॉट से रो नॉट क्या हो गया, कैंसिल आउट। तो 16 माइनस 1 कितना हो गया 15। तो आपका जी इफेक्टिव यहां से बना है जी इंटू 16 माइनस 1 15 डिवाइडेड बाय 16, 15 डिवाइडेड बाय 16, ये आपके पास जी इफेक्टिव आया। अब देखो ये जी इफेक्टिव आ गया तो नया टाइम पीरियड का फॉर्मूला है ये बन जाएगा T1 इक्वल टू 2 पाई इंटू अंडर रूट ऑफ एल अपॉन जी इफेक्टिव। तो जी इंटू 15 डिवाइडेड बाय 16, तो ये आपका 15 डिवाइडेड बाय 16 है, ये अलग से आ गया। तो आप यहां से क्या कहोगे, ये आपके पास 16 ऊपर चला जाएगा और 16 का रूट कितना हो जाएगा 4 और अपॉन में कितना बचेगा अंडर रूट 15, कितना बचेगा अंडर रूट 15 और साथ में आपका ये 2 पाई इंटू अंडर रूट ऑफ एल बाई जी, ये तो रहेगा ही। अब बताओ पहले वाले टाइम पीरियड के रूप में लिखेंगे अगर इसको तो t इक्वल टू पहले कितना था 2 पाई इंटू अंडर रूट ऑफ एल बाई जी ये था। तो हमने कहा यहां से ये आपके पास बन जाएगा कितना 4 अपॉन अंडर रूट ऑफ 15 इंटू पहले वाला टाइम पीरियड। तो ये आपके पास आ जाएगा 4t और साथ में 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 15, 4t इंटू 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 15, यानी आपके पास ऑप्शन फर्स्ट क्या आ जाएगा, यहां से इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन सॉल्व करें। देखो अगला क्वेश्चन आपके पास देखो इसका ये है कि यहां पे बोला है कि द मेटलिक बॉब ऑफ सिंपल पेंडुलम हैज रिलेटिव डेंसिटी। रिलेटिव डेंसिटी का मतलब होता है देखो डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर, ये दे रखा है कितना 5, यानी कि डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट है ये आपको दे रखा है 5 ऑफ डेंसिटी ऑफ वाटर। ये इन्होंने एक कंडीशन आपको प्रोवाइड कर रखी है, ठीक है। आगे बोला द टाइम पीरियड ऑफ दिस पेंडुलम इज 10 सेकेंड, यानी हवा के अंदर इसका टाइम पीरियड है वो कितना देर का है 10 सेकेंड। तो यानी कि यहां से हमारे पास t इक्वल टू 2 पाई इंटू अंडर रूट ऑफ एल बाई जी, इसका जो डाटा है ये इन्होंने दे रखा है 10 सेकेंड, ये इन्होंने इतनी इंफॉर्मेशन दी है। फिर बोला है इफ द मेटलिक बॉब इज इमर्ज्ड, अगर इसको इमर्ज करते हैं किसमें वाटर में, देन न्यू टाइम पीरियड विल बिकम दिस, द वैल्यू ऑफ x विल बी। तो हमने कहा कोई दिक्कत नहीं है, पहले जी इफेक्टिव कैलकुलेट कर लेते हैं। तो यहां से जी इफेक्टिव कैलकुलेट करेंगे तो हम कहते हैं ये जी इंटू 1 माइनस डेंसिटी ऑफ लिक्विड अपॉन डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, और वाटर में इमर्ज किया है तो हम कहेंगे यहां से जी इफेक्टिव आपका बन गया है
जी इंटू 1 माइनस डेंसिटी ऑफ वाटर अपॉन ऑब्जेक्ट की डेंसिटी कितना हो गई 5 इंटू डेंसिटी ऑफ वाटर। ये यहां से आपका कैंसिल आउट हो गया, 5 माइनस 1 तो कितना हो गया आपका 4/5। तो जी इफेक्टिव की वैल्यू यहां से आपके पास कितनी आ गई है, ये आ गई है आपके पास 4/5 इंटू जी। ये आपके पास जी इफेक्टिव की वैल्यू बन गई। अब जब आपके पास जी इफेक्टिव की वैल्यू आ गई है, जी इफेक्टिव की वैल्यू आ गई है, तो नया टाइम पीरियड आप क्या लिखोगे, तो आप लिखोगे सर देखो नया टाइम पीरियड T1 इक्वल टू 2 इंटू अंडर रूट ऑफ L अपॉन जी इफेक्टिव 4g/5। अब ये 5 चला जाएगा ऊपर और 4 का रूट कितना हो जाएगा 2, तो T1 या ऐसे कहें, ये आपके पास देखो अलग से जो बना है ये आपके पास √5 डिवाइडेड बाय 4 का रूट कितना हो जाएगा 2 इंटू ये 2 इंटू अंडर रूट ऑफ L/G। ये डाटा तो पहले से हमारे पास कितना है बोलो, ये डाटा हमारे पास पहले से ये कितना 10 सेकेंड। तो हमने कहा इस पूरे की जगह 10 सेकेंड में रख देता हूं, पूरे की जगह 10 सेकेंड में रख देता हूं, तो T1 हो जाएगा √5 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 10 सेकेंड। अब इसको 2 से कैंसिल आउट करोगे तो ये 5 आ जाएगा, तो आपके पास T1 आ जाएगा 5/5 सेकेंड, ये T1 आ जाएगा। और ये जब आपके पास T1 आ जाएगा, टाइम पीरियड आ जाएगा, तो यहां से कंपेयर करने पर 5√x यानी x भी कितना आ गया, यहां से 5 बन गया है। क्या बन गया है, 5 बन गया है। तो इस तरीके से जब अगर आपका सिंपल पेंडुलम लिक्विड के अंदर ऑसिलेट करे तो सिंपल सा ध्यान रखना जी इफेक्टिव जी इंटू 1 माइनस डेंसिटी ऑफ लिक्विड अपॉन डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, ये जी की जगह पुट कर देंगे और वहां से टाइम पीरियड के फॉर्मूले को अप्लाई करके क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। इसके बाद देखो सिंपल पेंडुलम के अंदर एक क्वेश्चन और रिलेट होता है जो एग्जाम में पूछा जाता है। उसकी लैंग्वेज देखो ऐसे रहती है क्या कि व्हेन ए लॉन्ग एंड शॉर्ट पेंडुलम, एक बोला जाता है लॉन्ग पेंडुलम होता है और एक शॉर्ट पेंडुलम होता है, स्टार्ट ऑसिलेशन साइमल्टेनियसली, ये क्या करते हैं साइमल्टेनियसली ऑसिलेशन स्टार्ट करते हैं, देन बोथ विल बी इन सेम फेज। तो ये जब दोबारा सेम फेज में आएंगे तो छोटे वाला पेंडुलम कितना साइकिल पूरा कर चुका होगा, बड़े वाला पेंडुलम कितना साइकिल पूरे कर चुका होगा, इस टाइप का क्वेश्चन रहता है। तो देखो ये वाला जो पेंडुलम है ये आपका हो जाएगा शॉर्ट पेंडुलम और ये हो जाएगा आपका लार्ज पेंडुलम। लार्ज का मतलब लेंथ है, इसकी जो लेंथ है उसको हम लिख रहे हैं LS से, इसकी जो लेंथ है इसकी लेंथ को किससे लिख रहे हैं LS से, और इसकी लेंथ को क्या हम लिख रहे हैं LA लार्ज से, LL से, LA लार्ज से। अब हम कह रहे हैं कि अगर इनकी जो फ्रीक्वेंसी लिखी जाए इसको F शॉर्ट से लिख लेते हैं और इसकी फ्रीक्वेंसी F लार्ज से लिख देते हैं। तो हमें पता है सिंपल पेंडुलम के अंदर जो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है F होता है 1/2 इंटू अंडर रूट ऑफ G अपॉन L, ये फॉर्मूला होता है। तो यहां से हम क्या कहते हैं कि F प्रोपोर्शनल टू आपका 1/अंडर रूट ऑफ L होता है। तो यहां से ऐसे बोला जा सकता है कि F यहां से शॉर्ट अपॉन F लार्ज इज इक्वल टू, यहां पे आपके पास बन जाएगा इनवर्स में है तो L लार्ज अपॉन आपके पास बनेगा ये L शॉर्ट, क्या बनेगा L लार्ज अपॉन F शॉर्ट। ये आपके पास फ्रीक्वेंसी का रेशियो बन जाएगा। आपको क्या करना है, ये फ्रीक्वेंसी का रेशियो कैलकुलेट कर लेना है कि F स्मॉल वाला और F लार्ज वाला यानी छोटे वाले पेंडुलम और बड़े वाले पेंडुलम की फ्रीक्वेंसी, और फ्रीक्वेंसी का मतलब नंबर ऑफ साइकिल पर सेकेंड, जैसे ऐसे समझो ये आपने कैलकुलेट किया। मैंने एक एग्जांपल लिया, मैंने कहा ये जो रेशियो है आपका F स्मॉल अपॉन F लार्ज ये बना आपका 2/1, यानी कि जब बड़े पेंडुलम ने एक साइकिल पूरा कर लिया, इसका मतलब क्या रहेगा, जब बड़े पेंडुलम ने एक साइकिल पूरा कर लिया है, ध्यान रखना बड़े पेंडुलम ने एक साइकिल पूरा कर लिया है,
तो छोटे पेंडुलम ने कितने साइकिल पूरे कर लिए हैं? 2। यानी जब ये वापस सेम फेज में आएंगे तो वापस सेम फेज के टाइम पे बड़े वाला पेंडुलम 1 साइकिल पूरा कर चुका होगा और छोटे वाला 2 साइकिल पूरा कर चुका होगा। जैसे मान लो मेरे पास ये रेशियो बना कितना, एफ स्मॉल अपॉन एफ लार्ज, एफ स्मॉल अपॉन एफ लार्ज, ये मेरे पास बन गया, मान लेते हैं कितना, 11/10 ये बना। तो मैं क्या कहूंगा, बड़े वाला पेंडुलम 10 साइकिल पूरे कर चुका होगा और छोटे वाला पेंडुलम इतने में 11 साइकिल पूरे कर चुका होगा जब ये सेम फेज में आएंगे। चलो एक एग्जांपल और लिया मैंने, कहा एफ स्मॉल अपॉन एफ लार्ज, एफ स्मॉल अपॉन एफ लार्ज, ये मान लो जैसे आ गया आपके पास 5/3, कितना आ गया, 5/3। यानी बड़े वाला पेंडुलम जब तक 3 साइकिल पूरे कर चुका होगा सेम फेज में आने तक, तब तक छोटे वाला कितने साइकिल पूरे कर चुका होगा, 5 साइकिल पूरे कर चुका होगा। तो जो पेंडुलम की फ्रीक्वेंसी है उसके ही सामने क्या मिल जाएंगे, नंबर ऑफ ऑसिलेशन मिल जाएंगे। अब क्वेश्चन की लैंग्वेज कैसे रहती है वो समझते हैं। देखो तो देखो क्वेश्चन ऐसे रहता है आपके पास, यहां बोला गया है कि देखो टू सिंपल पेंडुलम्स of length 5 meter and 20 meter respectively are given a small linear displacement in one direction at same time. They will again in the same phase when pendulum of short length has completed number of oscillation. देखो तुम्हें क्या कहा है, तुम्हें कहा है सिंपल सा ध्यान रखो, एफ स्मॉल अपॉन एफ लार्ज इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एल लार्ज अपॉन एल स्मॉल, ये रेशियो ध्यान रखना आपको, ठीक है। तो इस रेशियो को सोल्व करोगे तो ये बताओ अंडर रूट ऑफ एल लार्ज, लार्ज वाले की लेंथ कितना है 20 अपॉन स्मॉल वाले की लेंथ कितना है 5, तो ये आपके पास बनेगा 4 का रूट करोगे तो 2, तो आपके पास यहां से ये डाटा आपके पास बनेगा एफ स्मॉल अपॉन एफ लार्ज इज इक्वल टू 2/1। तो आपसे बोला जाए कि बड़े वाला पेंडुलम कितने साइकिल पूरा कर चुका होगा, तो बड़े वाला कर चुका होगा 1 साइकिल और छोटे वाला कर चुका होगा 2 साइकिल। तो दे विल बी अगेन इन सेम फेज, ठीक है, व्हेन द पेंडुलम ऑफ शॉर्टर ये लेंथ हैज कंप्लीटेड, तो शॉर्टर के कितने साइकिल हो गए 2 साइकिल। यानी यहां से तुम बोलोगे कि जो शॉर्टर पेंडुलम है इस शॉर्टर पेंडुलम के कितने हो गए हैं 2, तो ये तो हो गए शॉर्टर के साइकिल, और ये किसके हो गए हैं लॉन्गर के, तो लॉन्गर वाला पेंडुलम कितने साइकिल पूरा करेगा 1, तो यहां शॉर्टर के पूछे हैं तो शॉर्टर का अपना आंसर कौन जाएगा, ऑप्शन है ए आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखो आगे वाला क्वेश्चन देखो क्या है, आगे वाला है कि देखो 2 पेंडुलम्स एट रेस्ट start swinging together, their lengths are respectively 1.44 मीटर एंड 1 मीटर, यानी इनकी लेंथ है ये 1.44 मीटर और 1 मीटर है। they will again start swinging in same phase together after ऑफ लॉन्गर पेंडुलम के वाइब्रेशन पूछे हैं। तो हमने क्या कहा यहां से एफ शॉर्टर अपॉन एफ लॉन्गर इज इक्वल टू, ये आपको क्या लिखना है, ये आपको लिखना है एल लॉन्गर अपॉन एल शॉर्टर, ये लिखना है और इस रेशियो को कैलकुलेट करना है। तो एफ शॉर्टर अपॉन एफ लॉन्गर, चलो देखो वैल्यू कैलकुलेट करें इसकी, एल लॉन्गर आपके पास 1.44, शॉर्टर के पास 1, यहां से पॉइंट को हटाओगे तो 0 0, ये बताओ 144 इसका रूट करोगे तो कितना हो जाएगा आपके पास, ये 12 डिवाइडेड बाय ये आपके पास 10, मतलब आपके पास बना ये ओवरऑल 6/5। तो यहां से मैं कहूंगा एफ शॉर्टर अपॉन एफ लॉन्गर, ये मेरे पास बना है 6/5, तो मैं कहूंगा शॉर्टर वाला पूरे कर लेगा 6 साइकिल और लॉन्गर वाला पूरा कर लेगा 5 साइकिल। तो दे विल अगेन स्टार्ट स्विंग इन सेम फेज टुगेदर आफ्टर द लॉन्गर पेंडुलम, आफ्टर द
लॉन्गर पेंडुलम कितने वाइब्रेशन करेगा, तो लॉन्गर वाला करेगा 5 वाइब्रेशन। तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा कि जो लॉन्गर वाला पेंडुलम है ये 5 वाइब्रेशन और शॉर्टर वाला 6 वाइब्रेशन कंप्लीट कर चुका होगा, तो ये वापस किस में आ जाएगा, सेम फेज में। तो हम कहेंगे ये लॉन्गर के हो गए वाइब्रेशन और ये शॉर्टर के हो गए, ये किसके हो गए, शॉर्टर के हो जाएंगे। तो इस तरीके से हमने क्या किया कि सिंपल पेंडुलम है, वो सिंपल पेंडुलम किस तरीके से काम करता है, उसके लिए टाइम पीरियड क्या रहता है, टाइम पीरियड किन किन चीजों पे डिपेंड करता है, टाइम पीरियड से या फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड किस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं, वो सारे के सारे हमने क्या किए हैं, कवर कर लिए हैं। तो आप ये सारे क्वेश्चन कर लेते हो तो आपसे ऑलमोस्ट सारे के सारे सिंपल पेंडुलम के क्वेश्चन बनना स्टार्ट हो जाएंगे।